तुम्हारे यहाँ एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। उसने कैसे चेंज कर दो, कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। तो ये मेट्रो का प्रोजेक्ट जो कि पुणे में है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, क्या उसकी कॉस्ट आती है और उसकी रिकवर कैसे होता है। तो इस 25 किलोमीटर की लेन को बनाने में कितना पैसा लगा है? दिल्ली मेट्रो कॉस्टलीस्ट है, वो 700 अंडरग्राउंड में करते हैं और 500 करोड़ एलिवेटेड में करते हैं। इंडिया में मेट्रो बिजनेस श्रीधरन ने शुरू करा दिल्ली मेट्रो से। ही स्टिल कॉल्ड एज अ मेट्रो मैन। सो व्हाट इज दिस पीपल पी आपने बोला, जो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब प्रोजेक्ट लगाती है तो वो अपने पैसे लगाती है, प्लस लोन जो है वो दूसरी गवर्नमेंट से आता है या फिर डेवलपमेंटल एजेंसी से आता है, लाइक वर्ल्ड बैंक, जायका, एडीबी, ये पैसा देते हैं। मोटा मोटा कितने अमाउंट लग जाएगा? 10,000 करोड़ साफ समझे लगेगा। पीक आवर्स के अंदर 2 ट्रेन के बीच में 180 सेकंड का फर्क है। मुंबई के अंदर विरार से लेके आगे तक पिछले 25 साल में नॉट ए सिंगल एक्सीडेंट इन दैट एरिया, जबकि वहाँ पे मेवसी लाइन पे मेल लाइन, गुड्स ट्रेन, लोकल ट्रेन सब चलती है। और बाकी बॉस ऐसा है, आप किसी बच्चे से पूछो बड़ा होके क्या बनेगा, सब प्रोफेशन के नाम ले लेंगे, तो बोलता सेल्समैन बनेगा। जिस दिन ये सीख लोगे उस दिन सब हो जाएगा। आज हम ऐसे गेस्ट से मिलेंगे जिससे हमारे काफी मिथ्स क्लियर होंगे। सबसे पहले जो ये मिथ है कि सीए और एमबीए फाइनेंस वाले ही सीएफओ बन सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने ग्रेजुएशन करके और 16 इयर्स में सीएफओ लेवल तक पहुंचे हैं, और प्लस वो भी नहीं कि कोई स्मॉल कंपनी, मतलब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक कंपनी विच इज सीमेंस के सीएफओ अभी भी हैं। उन्होंने 16 इयर्स में सीएफओ तक की लेटर को कंप्लीट करा है, दैट टू विदाउट सीए और विदाउट एमबीए फाइनेंस। प्लस उसके अलावा भी वो मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट एमबीए कॉलेजेस लाइक एसपी जैन उसके मेंटर हैं। अभी भी वो गेस्ट लेक्चर एज ए गेस्ट लेक्चर देते हैं, कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। तो उसके साथ साथ वो पुणे मेट्रो, जो कि पुणे में एक मेट्रो बन रही है, उसके सीएफओ भी हैं। तो उनसे समझते हैं, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये पॉडकास्ट, उससे समझते हैं कि ये जर्नी कैसे करी आपने, और प्लस ये पुणे मेट्रो का बेसिकली हम एज ए यूजर, एज ए कम्यूटर रोज यूज करते हैं, तो उसके ये भी समझते हैं कि क्या ये पूरे मेट्रो की क्या फाइनेंस एंगल से और ओवरऑल बिजनेस एंगल से ये कैसे बनता है, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, प्राइवेट का क्या रोल होता है। लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्टली फ्रॉम आवर गेस्ट मिस्टर आलोक जी। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आप आए, इनफैक्ट पुणे से आए, मतलब डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आलोक जी, आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें कि क्या आपने मतलब ग्रेजुएशन करके आप नाउ आप सीएफओ, और वो भी आपने 16 साल में कंप्लीट कर लिया था सीएफओ की लेटर, और आप पिछले आई थिंक यू आर सर्विंग एज ए सीएफओ फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स, करेक्ट? तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। तो थैंक्स ईशान फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये चांस देने का। तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, स्कूलिंग भी दिल्ली से करी, कॉलेज भी एसआरसीसी में मैंने अपना बीकॉम किया। उसके बाद थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट आई ज्वाइन सीमेंस। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वी स्टार्टेड इन द क्लरिकल ग्रेड इन द कंपनी एज प्रोजेक्ट कंट्रोलर। पता नहीं मेरे शेरा छत अच्छा था, अच्छा क्या देखा किसी को, बट माई बॉसेस थॉट दैट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फॉर दिस बॉय should be done because he can be our star. मेरा सिर्फ रोल ये था कि I have never said no to a transfer, even for the city or job profile. तो अभी तक जो पूना मेट्रो है, that is my 16th job function and 12th location. 16 ट्रांसफर, और ये सारी सीमेंस में ही आप 36 ईयर से काम कर रहे हो? एक ही कंपनी में हूँ, डेडवुड नहीं हूँ। लोग बस सोचते हैं आजकल की डेडवुड रहते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। In last 36 years, I have covered in from finance side, project, product, service, internal audit, MIS and controlling, treasury, taxation, SCM, IT, फैक्ट्री पुटअप 2 फैक्ट्री लगाई, इन M&A,
कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई फाइनेंस वाला काम तो मतलब आपने फाइनेंस की कोई भी डोमेन नहीं छोड़ी, सब कुछ कवर कर दिया। ऑफ कोर्स इसीलिए आप सीएफओ हो, क्योंकि सबको हैंडल करना अल्टीमेटली सीएफओ का काम है। मे बी। तो मेरे को, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। सबसे पहले क्योंकि ये मेट्रो एज ए कम्यूटर, मतलब सारी दुनिया जो भी मेट्रो सिटीज में रह रही है तो दे यूज मेट्रो ऑन डेली बेसिस। तो ये मेट्रो का प्रोजेक्ट जो कि ये पुणे में है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, पूरा कैसे प्रोजेक्ट लगता है, क्या उसकी कॉस्ट आती है और उसकी रिकवर कैसे होता है। तो ये 100% प्राइवेट है। सो मल्टीपल क्वेश्चन है, एक एक करके बात करते हैं। कि आप थोड़ा पहले पुणे मेट्रो के बारे में हाईलाइट अगर दोगे। इंडिया में मेट्रो बिजनेस श्रीधरन ने शुरू करा, दिल्ली मेट्रो से। He is still called as a metro man because किनका क्या नाम बोला आपने? Mr. Sridharan. श्रीधरन। He was the CEO of Delhi Metro. तो गवर्नमेंट का मॉडल ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे विल फॉर्म ए कंपनी, मेट्रो कंपनी, एंड दे विल पुट द मनी एंड लोन विल कम फ्रॉम जायका. ओके। Since it's a developmental loan, it comes at 2 to 3% of interest rate. तो ये कौन दे रहा है? जायका? व्हाट इज जायका? जायका इज अ जापानीज फंडिंग कंपनी. तो वो इतने कम पैसे में क्यों दे रहे हैं? जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1% भी नहीं मिलता उनको, तो फॉर देम 3% इज ओके. सेकेंडली, जायका जितनी फंडिंग करता है उस प्रोजेक्ट के अंदर जापानीज कंपनी से आपको सामान लाना होता है, मिनिमम 40-50%. सो इट इंक्रीजेज द ऑफटेक फॉर द जापानीज कंपनी. सेकेंडली, दे अर्न द मनी. तो दे आर ऑल डेवलपमेंटल क्रेडिट लोन्स. इंडिया को बड़े सारे कंट्री से मिलता है. इंडिया भी आगे बांग्लादेश या श्रीलंका, भूटान इनको देता है इस तरह के डेवलपमेंटल लोन्स. वे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं. देयर आर 2 to 3%. ओके। तो जो दिल्ली मेट्रो है वो 100% गवर्नमेंट रन कंपनी है? 100% गवर्नमेंट रन कंपनी एंड देयर लोन इज आल्सो फ्रॉम जायका. ओके। पीपीपी इन मेट्रो, ये एक बड़ा अलग सा टॉपिक है. सो व्हाट इज दिस पीपी? पीपी ट्रिपल पी आपने बोला, जो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब प्रोजेक्ट लगाती है तो वो अपने पैसे लगाती है, प्लस लोन जो है वो दूसरी गवर्नमेंट से आता है या फिर डेवलपमेंटल एजेंसी से आता है, लाइक वर्ल्ड बैंक, जायका, एडीबी, ये पैसा देते हैं. इंडिया में जो हमारा रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कम्यूटेशन इन द सिटीज, because now almost 50% people are living in the cities. तो जो सिटी में रहते हैं उनकी कम्यूटेशन का क्या इशू का एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ट्रैफिक जैम्स आर इंक्रीजिंग विद इन द सिटी एंड वी नेवर थॉट ऑफ कि इतने लोग आगे रहेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री टॉक्स अबाउट सर्टेन सर्विसेज, infra services especially, which are monopoly of the government and they will run by the government on no profit and loss basis. तो दिल्ली जो मेट्रो है, हमारी डिस्कशन में मेरे को पता लगा कि आप दिल्ली मेट्रो भी आपने देखी है, बिकॉज आई गेस सिमन वाज प्रोवाइडिंग द इंफ्रा, वाज डूइंग द कंप्लीट इंफ्रा. तो क्या दिल्ली मेट्रो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? वो कोई पता नहीं लगा सकता सर. अच्छा, वो पता नहीं लगा सकता क्योंकि गवर्नमेंट कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करती है, हम लोग प्राइवेट एक्रूवल बेस करते हैं. जब पैसा आएगा तब मानते हैं, एक्रूवल नहीं करते. हाँ, तो जो पैसा आया वो रेवेन्यू है, जो खर्च हो गया वो एक्सपेंस है. और इतने सारे दिल्ली में 50 लाख लोग चलते हैं तो टिकट के पैसे आते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब माफ हो जाता है. तो इन द दिल्ली बजट इट्स अ कंपनसेटरी. मतलब वो अगर प्रॉफिट होगा भी तो वो कहीं और लगा रहे होंगे उसको. रेवेन्यू नहीं दिखा रहे, प्रॉफिट की तो बात छोड़ रही है. अच्छा, आपने 50 लाख लोग की, मान लीजिए अगर 50 रुपए टिकट भी मैं पकड़ूं, 50 लाख लोग हैं तो 2.5 करोड़ रोज की टिकट बिकती है. ये 2.5 करोड़, लेकिन उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल लोगों के माफ हो जाते हैं. तो गवर्नमेंट की बुक्स में ये कंपनसेटरी हो जाता है. एक से पैसे आए, दूसरे को आपने नहीं लिए, तो उनका रेवेन्यू विल नॉट गो डाउन बिकॉज कैश बेस अकाउंटिंग है. तो आप उसके अंदर पता नहीं लगा सकते कि किससे क्या जा रहा है. बट अगर अलग कंपनी है तो पैसा तो उसी में आ रहा होगा, तो अल्टीमेटली सारा पैसा तो हिट उसी कंपनी में हो रहा होगा. अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखेंगे दिल्ली मेट्रो की, तो दे आर इन लॉस.
इसके कंपैरिजन में जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, और वो आई भी इसलिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है and what is available in the country today, there is a huge difference. And if we want to fill this difference, almost 3 trillion USD investment is required. 3 ट्रिलियन यूएसडी। हाँ। तो क्या डिफरेंस क्या है, अगर हाईलाइट करें क्या डिफरेंस है, तो यार रिक्वायरमेंट क्या है? आपने कहा कि रिक्वायरमेंट और जो भी मिल रहा है उसमें डिफरेंस है। तो आज की डेट में कौन सी सिटी में कम्यूटेशन में आम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना ले जा सकता है, कंजेशन कितना है, लोग कैसे कितने घंटे लगाते हैं इन सब काम पे। तो अगर आप सब देखें तो let's say metro is feasible for those cities where the population is 1 crore plus or who is going to touch 1 crore. अगर आप मेट्रो लगाते हैं तो एक ट्रेन में 3,000 लोग जा सकते हैं, तीन बोगी का जो कोच होता है, सेट होता है, एक बार में 3,000 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। 3 कोच का एक सेट होता है, तो उसके अंदर 3,000 लोग आ जाते हैं। ओके। तो यू कैन कैरी 3,000 पीपल। अगर वो 3,000 जाते हैं तो आपके कितने सड़क पे गाड़ियां लोकल ट्रांसपोर्ट बच गया, बचता है। प्लस ना सर्दी है ना गर्मी है, एसी कंडीशन में जा रहे हैं। एंड टाइम की सेविंग बहुत ज्यादा है। इन पूना मेट्रो जो हम लाइन लगा रहे हैं फ्रॉम हिंजेवाड़ी टू सिविल कोर्ट, 25 किलोमीटर भी 23 स्टेशन, 36 मिनट्स में ट्रेन कवर हो रहा है। ये 25 किलोमीटर की लेन है, ये कब स्टार्ट हुई है? तो कंसेशन साइन करा था हमने 2019 में फाइनेंशियल क्लोजर और राइट ऑफ वे, क्योंकि हमने लिखा था 100% राइट ऑफ वे मिल जाएगा तभी हम शुरू करें। राइट ऑफ वे क्या होता है? राइट ऑफ वे मतलब सड़क के ऊपर राइट टू कंस्ट्रक्ट। राइट ऑफ वे मतलब सड़क का, रास्ते का। हाँ। तो राइट, आपको राइट कैसे मिलता है? वो सरकार हमको जो लिख के देती है कि ये आपके पास हमने राइट ऑफ वे का कराया। अब इसके अंदर क्या है, आपको लेट्स से हाईवे क्रॉस करना है तो NHAI हैज टू गिव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपकी मेट्रो की वजह से किसी और की जगह जा रही है तो उसका करना पड़ता है। कई जगह लैंड खरीदनी भी पड़ती है। वो लैंड फिर आप खरीदते हो? नहीं, गवर्नमेंट खरीद के देती है। तो इट इज ए मिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो राइट ऑफ वे देना गवर्नमेंट का काम है, फंडिंग लगाना और एसेट क्रिएट करना प्राइवेट का काम होता है। अब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब प्रोहिबिट करता है कि सर्टेन सर्विसेज आर विद द गवर्नमेंट एंड टू रन ऑन द नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस, उसमें जो रेलवे है उसके अंदर इट वर्ड रिटन इज रेल सर्विस, which means infrastructure and vehicles all are with the government. So if the private has to do that job, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास वन रेजोल्यूशन somewhere in 18 that Pune line 3 can be constructed and operated by private and they can make profit also on this line. अदरवाइज ये नॉन प्रॉफिट था, बट पार्लियामेंट में ये लो पास, मतलब ये बिल पास हुआ जिस गजेटेड करा गया एंड द ऑथराइजेशन इज गिवन टू पूना मेट्रो रेल, जो हमारी कंपनी पिट्स हमारा नाम है उसका, पूना ITCT मेट्रो रेल लिमिटेड, उसको ये ऑथराइज करा गया कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो अर्न द मनी फ्रॉम दिस मेट्रो। मेरे 3 प्रमोटर हैं इस कंपनी के, टाटा, सीमेंस एंड थर्ड इज PMRDA। PMRD इज पुणे म्युनिसिपल अथॉरिटी, मतलब जो लोकल वहाँ की लोकल अथॉरिटी। तो उनका भी बीच में एक कंपनी, आपने कंपनी को क्रिएट करी है इसके लिए? हाँ, इसी के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल कहलाता है, SPV जिसको क्रिएट करा गया। उसमें पैसा जो है वो सीमेंस एंड टाटा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ROW दे रही है तो सिर्फ उनके पास गोल्डन शेयर है, मतलब राइट ऑफ वे दे रही है वो, प्लस उसके पास गोल्डन शेयर है इस कंपनी का। गोल्डन शेयर क्या होता है? गोल्डन शेयर का मतलब दे हैव अ वीटो राइट। वीटो राइट क्या होता है? यानी कि अब बोर्ड मीटिंग के अंदर अगर हम कुछ करना चाहें एंड द गवर्नमेंट सेज नो, तो रेजोल्यूशन इज नो, मतलब उनकी अप्रूवल जरूरी है। उनकी अप्रूवल जरूरी है। अगर मेरे दो सीमेंस के डायरेक्टर हैं, 3 जो हैं वो टाटा के डायरेक्टर हैं, 5 अगर हाँ बोल रहे हैं लेकिन PMRD ना बोलेगा तो नहीं हो सकता।
There certain is a matter. क्या इफ आई कैन आस्क क्या शेयर है, इट इज टाटा सीमेंस का 50-50 का प्रोजेक्ट है या दोनों का? 74% टाटा है, 26% सीमेंस है। और उनका शेयर क्या है पीएमआरडी का? अच्छा, उनका शेयर नहीं है, उनका सिर्फ बोर्ड में एज ए डिसीजन। अगर हम उसे नहीं रखेंगे तो ये प्राइवेट मैटर हो जाएगी, पीपीपी नहीं रहेगा। बट शेयर नहीं है, शेयर नहीं है कुछ। एक शेयर हमने उनको दिया है विच इज अ गोल्डन शेयर, एज ए नॉमिनी या एज ए जो विटो आपने बोला उसके लिए। हाँ। अब इसमें क्या है, दिस कंपनी हैज साइंड कंसेशन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट अ कमर्शियल एग्रीमेंट। तो हमारे को राइट है टू कंस्ट्रक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेट इट, collect the fare and after 35 years transfer back to the government. मतलब 35 ईयर तक जो आप पैसा कमा सकते हो कमा लो, उसके बाद गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। एक प्रोविजन है कि 25 साल एक्सटेंड ओवर हो सकता है, 35 के बाद 25 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज अ राइट गवर्नमेंट इज हैविंग, इफ दे वांट दे कैन एक्सटेंड, अदरवाइज दे विल टेक ओवर दिस कंपनी। ओके, वो कोई कंडीशन होगी मेरे ख्याल से कि अगर आपका रेवेन्यू इतना नहीं हुआ फॉर एग्जांपल? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 35 के बाद 25 उनकी इच्छा है, 30वें साल के बाद वो बोल सकते हैं कि हम 25 साल एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं करें। तो अगर आपने 2021 में शुरू करा है पुणे का, तो 25 किलोमीटर बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कब तक रेडी हो जाएगा? भारत सरकार तो 60 महीने का बोलती है, प्लस डेट होती है। हमने 40 मंथ्स रखा था, आई थिंक 45-46 में इंटरनल होता तो 46-47 मंथ्स में बन जाएगा। बट 40 अभी 4 साल तो हो ही गए आपको, 2021 से 25 में है, मोटा मोटा 4 साल होने वाले होंगे आप। तो हमारे इस साल के आखिर तक हो जाना चाहिए, तो मतलब 2026 मोर और लेस रेडी होगा। 2025-2026 में आप ट्रायल के बाद अप्रूवल्स आते आते 2026 हो सकता है। तो इस 25 किलोमीटर की लेन को बनाने में कितना पैसा लगा है? बेंचमार्क कॉस्ट इंडिया में है एलिवेटेड मेट्रो की 450 करोड़ पर किलोमीटर। 450 करोड़ पर किलोमीटर, और अंडरग्राउंड की होती है 650। ओके। दिल्ली मेट्रो कॉस्टलीस्ट है, वो 700 अंडरग्राउंड में करते हैं और 500 करोड़ एलिवेटेड में करते हैं। कॉस्ट तो सेम ही होगी या? अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग हैं। तो अप्रूवल आपके पास जो है, ये अप्रूवल है, ये वैसे तो सीमेंस जो टाटा कर रही है तो उन्हीं का शेयर हो गया। ऐसा होता है, रेलवे की टेंडरिंग बड़ी अलग तरीके से होती है। ओके, तो उनके टेंडर में प्राइस लिखा होता है। ओके, आपको ये बताना होता है आपको कितना ज्यादा आप उनसे पैसे लेंगे, प्लस माइनस या जीरो। पीपीपी प्रोजेक्ट में उसको डिस्काउंट नहीं बोलते हैं या हम वो नहीं कहते परसेंटेज, वी कॉल इट अ बीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो गवर्नमेंट इसमें फंडिंग देता है? हाँ, 40% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट का हो सकता है। तो मोटा मोटा कितने अमाउंट लग जाएगा? 10,000 करोड़ से आप समझिए लगेगा। 10,000 करोड़ लग जाएगा इसको मतलब कंस्ट्रक्ट करके चलाने के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट इसका मतलब 4,000 करोड़ आपको दे सकता है? हाँ, 4,000 करोड़ गवर्नमेंट दे सकती है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का तो शेयर भी नहीं है, तो फिर इसको तो ये कंसेशन, इसके अगेंस्ट क्या होता है, वो कंसेशन फीस लेते हैं। पहले 20 साल 1 रुपया ही लेंगे। 1 रुपया ऑफ? 1 रुपया पर ईयर इज अ कंसेशन फीस फर्स्ट 20 ईयर्स। 1 रुपया ऑफ कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, ओनली 1 रुपया फॉर 20 ईयर्स। 21st ईयर से दे विल स्टार्ट टेकिंग ऑन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो पहले साल 0.5%, दूसरे साल 1, फिर 1.5, 2, एवरी ईयर 0.5% इंक्रीज होता रहेगा। पर वो 4,000 करोड़ आपको दे क्यों रहे हैं? अगर वो अगर आपने ही रेवेन्यू लेना है फॉर 35 ईयर्स, तो वो 40% आपको क्यों दे रहे हैं? इज देयर एनी मतलब क्योंकि पब्लिक के लिए आप कुछ कर रहे हो इसलिए ऐसा है? नहीं, हम ये बोलते हैं कि जो उसकी करेक्ट कॉस्ट है वो लेट से 10,000 करोड़ है। आपने कुछ 6,000, 5,000, 6,000 का एक नंबर लिखा हुआ है टेंडर में, तो वी वांट 4,000 करोड़ मोर ओवर है। उसकी वजह से वाइबिलिटी गैप फंडिंग मिलता है। कि जब आप टेंडर लगाया होगा आपने, तो आपने 6,000 करोड़ की कॉस्ट का एस्टिमेट दिया था? नहीं, कॉस्ट का एस्टिमेट टेंडर में आता है सब सरकार की तरफ से। आपको सिर्फ एक लेटर देना होता है, आई हियर बाय एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, आई वांट दिस मच परसेंटेज ऑफ वाइबिलिटी गैप फंडिंग। Whosoever will quote the least will win. जो वाइबिलिटी फंडिंग का लीस्ट परसेंटेज मांगेगा
वो उसको वो जीत गया, उसको सरकार तो award कितने लोगों ने इसमें बिड करा था? 7-8 लोगों ने लिया था टेंडर, लेकिन बिड एक ही कंफर्म नहीं करा था, टाटा एंड। तो मतलब क्यों ऐसा, क्यों? इसका मतलब बाकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ऐसा होता है कि जो गेस्टेशन पीरियड है रिकवरी का वो बहुत लंबा है। कितना होगा गेस्टेशन पीरियड? 20 साल 22 साल हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 5,000 करोड़ का लोन है, हम्म। एंड सिंस इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज एंड नो एसेट कैन बी मॉर्गेज टू लेंडर्स, दे आर चार्जिंग मार्केट रेट ऑफ 10%। आपने 5,000 करोड़ का इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लोन लिया है? हाँ, ओके। तो 5,000 करोड़ के लोन पे 10% इंटरेस्ट का मतलब 1.25 करोड़ रोज का है। तो 500 करोड़ हो गया साल का, तो 1.25 करोड़ रोज का। 1.25 करोड़ रोज का हो गया। तो अगर 1.25 करोड़ रोज का, इतनी तो टिकट नहीं बिकेंगे आपकी। इतनी तो टिकट नहीं बिकेंगी रोज की 1.25 करोड़ की। तो आपका जो रिकवरी है वो बहुत लॉन्ग जाती है। तो फिर प्राइवेट को इसमें इंटरेस्ट ही क्यों है? टाटा और सिमन ने अगर 20 साल का है, और ये कैलकुलेशन बीइंग सीएफओ आपने ऑफ कोर्स कर रखी है, तो ऐसा 17% रिटर्न तो हमने मांग ही रखा है, जो अब आज की डेट में कम ज्यादा होता रहता है। 16-17% पे करते हैं, और अगर ज्यादा राइडरशिप, पहले जल्दी आ गई राइडरशिप, तो इम्प्रूव हो जाता है। ओके, गोट। तो पर ईयर अगर जब 2025 एंड में या 26 में स्टार्ट करोगे, तो आपका क्या एस्टिमेट है? क्या साल का रेवेन्यू क्या होगा? ये राइडरशिप पे डिपेंड करता है। तो लेट से मैं बोलता हूँ 3 लाख से हम शुरू होंगे राइडरशिप से, 2 या 3 लाख से, एंड मैक्सिमम 7-8 लाख जा सकते हैं। हम्म। तो 3 लाख भी अगर मैं पकड़ू कि 3 लाख लोग आते हैं, 1 लाख पे एवरेज बताऊं मैं आपको, तो 1 लाख पे 40 रुपए एवरेज अगर टिकट में पकड़ू, तो रोज का 40 लाख हो गया आपका। तो 1.25 करोड़ तब भी कवर नहीं होगा 1 लाख से तो 1 लाख कवर पे नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, तो 3 लाख पे मोटा मोटा कवर होगा वो। खाली इंटरेस्ट कवर होगा, खाली इंटरेस्ट कवर होगा। बाकी सब चीजें भूल जाओ। हाँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट एडिशनल रेवेन्यू सोर्स देती है। आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, एंड लैंड पार्सल्स मिल जाते हैं। स्टेशन पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि 3 फ्लोर ऊपर और बना के मॉल बना सकते हैं। अच्छा, एड ऑन ये एड ऑन रेवेन्यू है आपके लिए। बट ये कितना शेयर रखते हैं ओवरऑल? ऐसे बजट के टाइम पे एवरीबॉडी कीप 5 to 10%। ओके, बस 5 से 10%। रियलिटी में कई बार जो कुछ कुछ प्रोजेक्ट में तो 50-50 भी हो जाता है। क्योंकि ब्रांडिंग एक बड़ा, जैसे हमने दिल्ली में देखा है, गुड़गांव में देखा है कि पूरे पूरे मेट्रो स्टेशन उस कंपनी के ब्रांडिंग होती है। दिल्ली मेट्रो ने, श्रीधर ने बड़े स्मार्टली काम किया। उसने, या तो आप मीडियन में चल सकते हैं सड़क के बीच में, या आप सड़क के कोने पे हो सकते हैं। तो उसके टाइम पे जितनी लाइंस थी वो सड़क के कोने से गई हैं। उसमें यूटिलिटी का इशू आता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन श्रीधर ने वो किया, पैसे लगवाए ज्यादा। बट आज की डेट में हर स्टेशन में नीचे उसने शॉपिंग स्ट्रीट बना दिया, कुछ दुकानें खोल दी हैं या बैंक्वेट्स बना दिए हैं। तो उससे दे आर अर्निंग मच मोर फ्रॉम दैट। नहीं, हमारे यहाँ पे गुड़गांव में हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे, सो देयर आर लॉट्स ऑफ को-वर्किंग स्पेसेस आल्सो, बहुत कुछ बन गया है। तो डेफिनेटली भाई स्टेशन के ऊपर आप 4 फ्लोर और लगा सकते हैं। तो इसकी प्राइसिंग कौन कंट्रोल करता है? जो मतलब प्राइवेट टिकट की प्राइसिंग जो टिकट की कितनी तो होनी चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो गवर्नमेंट फर्स्ट फेयर वो बताते हैं, उसके बाद एज MRA यू कैन डिसाइड कि कितनी इन्फ्लेशन देनी है, तो वो टेंडर में स्पेसिफाइड है। इट इज लिंक टू WPC वगैरह पे होता है, ओके ओके। होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी जैसे 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ आपने लोन लिया, और 5,000 करोड़ अपनी सेल्फ फंडिंग है, और 4,000 करोड़ तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने दे दिया होगा आपको। उसमें से 50% कंस्ट्रक्शन में मिलता है, 50% O&M में मिलता है। वो जब आप रन करोगे, जब आप ऑपरेशन रन करोगे, तो मतलब 2,000 करोड़ मिल गया होगा। 3,000 करोड़ आप समझ लीजिए कैपिटल लग गई। 3,000 करोड़ टाटा और सीमेंस की आपस में कैपिटल लग रही होगी। ओके, तो इसमें क्या क्या मतलब आपको रिक्वायरमेंट लगी और क्या चैलेंजेस लगे? अगर आप मतलब मेट्रो को हम बेसिक से समझना चाहें कि आप जैसे ये बाय कहाँ से करा, या सब कुछ इंडिया में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो कोचेज हैं वो भी इंडिया में हो रहा है? ऐसा इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है सिविल स्ट्रक्चर जो है आपका,
वो इंडियनाइज है, लेकिन उसमें अब तो काफी टेक्निक अच्छी हो गई, कास्टिंग यार्ड बनता है, हम्म। तो पिलर सिर्फ साइड पे बनते हैं, उसकी जो ऊपर वायरडक्ट होती है देखने में बाथ टब जैसी लगती है, कहीं पर जो ऐसे रख के लगते हैं, उसे कास्टिंग यार्ड में बना के लेकर आते हैं, और देयर इज अ मशीन विच एलजी बोलते हैं उसे, वो उसे ऊपर चिपका के वो ऐसा लगता है कि वो कस रहे होते हैं कुछ, जब मेट्रो का कुछ काम वो चल रहा डालते होता हैं है और चिपका देते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से। और वो है वाइबल है और अप्रूव्ड होगी, ऑफ कोर्स अप्रूव्ड होगी। हम्म। एक बार जुड़ गई तो कुछ नहीं होगा। ओके ओके। तो ये सब चीजें कास्टिंग यार्ड में बनती है और वहां पे साइड पे आके लग जाती हैं। उसके बाद सिस्टम्स आता है। सिस्टम इज बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग एंड ट्रेन्स। इसमें सबसे बड़ा इशू आता है मेक कौन सा लेना चाहिए। हम्म। सो देयर इज अ रूल इन इंडिया कि 2 मेट्रो और 2 साल का ऑपरेशन अगर आपके पास पेपर है, ओनली देन दैट प्रोडक्ट विल बी accepted. And if you are not meeting that condition, then you have to do special type test so that quality can be assured. हम्म। तो रेलवे में एक टर्म होती है फेल सेफ। हम्म। तो समझे नहीं कि फेल नहीं होगा इक्विपमेंट, फेल भी होगा तो सेफ जोन में होगा, मतलब उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। टकराए ना ट्रेन। ओके। ऐसा पी कार्स के अंदर 2 ट्रेन के बीच में 180 सेकंड का फर्क है, हम्म। 3 मिनट का। तो सिग्नलिंग इज ए टेक्नोलॉजी विच विल मैनेज दिस थिंग, क्योंकि अगर एक भी ट्रेन अगर कुछ क्रॉस करती है तो उसकी ब्रेक कैसे फिट होनी चाहिए, इमरजेंसी ब्रेक की टक्कर ना हो। तो ये जो आपने बताया अभी, दिस इज ऑल ऑटो ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, या कहीं ना कहीं फिजिकल या मैनुअल तीनों कंट्रोल होते है? हैं, तीनों सिस्टम होते हैं। मैनुअल भी होता है, 100% भी होता है कंट्रोल, और ऑटोमेटिक कंट्रोल भी होता है। मतलब पर्सन, एक कोई पर्सन टीम बैठी होती है जो उसको रिव्यू कर रही होती है। 3 मिनट्स का आपने जो गैप बोला। नहीं, एक आपको मोटरमैन होता है ना जो गाड़ी चलाता है, हम्म। ड्राइवर जिसे आप बोल सकते हैं, वो मैनुअल मोड में रख सकता है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम आता है, वो चलता है, और फिर एक टोटल कंट्रोल सिस्टम होता है। नॉर्मली मैनुअल में तब चलते हैं जब 2 के बीच में डिस्टेंस 5-6 मिनट हो। जैसे जैसे आप हेडवे के बोलते हैं, ऐसे हम हेडवे कम करते जाएंगे, वैसे वैसे ऑटोमेशन बढ़ती जाएगी। एंड अल्टीमेट इज ड्राइवरलेस थिंग। अभी हमारी जो पुणे की है वो ड्राइवरलेस है या इट इज अपग्रेडेड टू ड्राइवरलेस। अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं है 100% ड्राइवरलेस, बट कैन बी अपग्रेडेड। और बाकी जैसे मेट्रो चल रही हैं, आपको 7 मेट्रो ड्राइवरलेस खाली एयरपोर्ट लाइन को उन्होंने करा था, इसके अलावा किसी को ड्राइवरलेस नहीं करा। ओनली एयरपोर्ट लाइन ड्राइवरलेस होती है, पूरा बाकी जो सिटी है वो उसमें ड्राइवर होते हैं। हाँ, मोटरमैन होते हैं। तो ड्राइवरलेस इतना ऑटोमेटिक इंडिया में है, चाहे एयरपोर्ट भी है, मतलब इट इज लाइक फुल ड्राइवरलेस, कोई बंदा ही नहीं है। ड्राइवर तो फिर भी रहेगा उसमें, रहने की नहीं रहेगा, लेकिन ड्राइवरलेस ऑपरेशन इज दैट कि टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेन अपने आप चलती रहेगी। बट उसको कुछ करना नहीं है, अगर कुछ अनयूजुअल सा टाइप होता है तब उसको इंटरवीन करना है। या ओके। तो ब्रेक्स अपने आप लगती हैं, स्टेशन पे अपने आप रुकती है, अपने आप चलती है, तो उसमें ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। करेक्ट। कुछ नहीं होता उसमें। तो इसमें अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेजर कॉस्ट क्या है इसमें लगने की, या ओवरऑल अगर थोड़ा आप बस स्ट्रक्चर बताओ कि क्या। ऐसा जो गवर्नमेंट मेट्रो होती है, जो मैंने आपको पहले बोला, उनको फंड मिलता है जाइका से या वर्ल्ड बैंक से, जो 2-3%। 2-3% है। प्राइवेट विल गेट फ्रॉम द प्राइवेट मार्केट विच इज एट 10%। तो ऐसा क्यों, व्हाई कांट गवर्नमेंट इंटरवीन? बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये कम्युनिटी एज ए होल के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए ये प्रोजेक्ट। भाई डेवलपमेंटल लोन तो उसने दे दिया, दूसरे देश ने आपको। एसबीआई से अगर मैं लेने जाऊंगा तो कहेगा हाइपोथेटिकल कर अपने, मतलब मॉर्गेज करो कुछ वो हम दे नहीं सकते क्योंकि मैं, मेरे का एसेट ही नहीं है। हम्म। तो अगर आप देखें इतना बड़ा एसेट जो है वो कैसे ट्रीट होता है। गवर्नमेंट फॉलो कैश बेस्ड अकाउंटिंग, नो डेट नो एसेट इन देयर बुक्स। जो मेरे पर बाकी 2 प्रमोटर्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट है ये, और इस कंपनी के लिए राइट ऑफ यूज है, तो आई विल कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल। तो आपकी एक फिक्स एसेट नहीं हुई, ये आपकी एसेट नहीं हुई।
अगर मेरी एसेट होगी तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए पब्लिक है तो इसके लिए वो 35 ईयर्स तक आप इसको यूज करोगे। 35 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑपरेशन। हाँ, नहीं नहीं, टोटल होता है इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब मोटा मोटा 30 साल के लिए आप रन 30 साल के अमोर्टाइज कर देंगे, जितने लोग बचेंगे साल हमारे उस पर अमोर्टाइज कर देंगे पूरी कॉस्ट। अच्छा, तो मतलब आपको पता है कि 35 ईयर्स में मैं 5 साल में मैंने बनाना है, तो वो इन प्रोसेस ही चलता रहेगा तब तक, तो जब तक बनेगा नहीं। जब बन जाएगा उसको आप इंटेंजिबल में डाल दोगे। तो हमारे दिक्कत ये है अकाउंटिंग वाइज, जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ आई कैन नॉट शो इज CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि मेरा एसेट ही नहीं है। अगर वो नहीं दिखा सकता तो मेरे को रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट दिखाता हूँ तो भी फंसता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा PMRDA के साथ है, और रेवेन्यू आएगा जब कंप्यूटर्स मेरी ट्रेन यूज करेंगे। तो दिस इज ए कंडीशनल कलेक्शन एज पर अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। अगर आपका क्लेम कंडीशनल है, यू कैन नॉट बुक द रेवेन्यू। अभी कैसे आप बुक कर रहे हो इस इतने एक्सपेंस को? तो देयर इज ए इंडियाज में 115 एक है अपना AS, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सर्विस कंसेशन कैसे ट्रीट होने चाहिए। तो विल शो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू। अभी तो रेवेन्यू तो है ही नहीं, बट वी हैव टू शो इन द बुक्स। रेवेन्यू कौन सा आ रहा है आपके पास? जो मैं खर्चा करता हूँ उसको रेवेन्यू दिखाता हूँ मैं पे। रेवेन्यू दिखाते हो मतलब समझ नहीं आई ये, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा नहीं सकता। अगर मैं एसेट बनाने के लिए खर्चा कर रहा हूँ, ट्रेन तो बनी नहीं अभी तक, तो जितना खर्चा है इसको नॉर्मली बिजनेस के अंदर हम इसे CWIP करके रखते हैं। और जब पुट इन यूज हो जाता है तो उसको उसे एसेट बना देते हैं और डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। अब मैं इसे CWIP दिखा नहीं सकता, क्योंकि द मोमेंट एसेट इज ऑन माय बुक्स देन इट्स अ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट भी नहीं दिखा रही है, तो मैं किधर ये पैसा खर्च जो कर रहा है कहाँ डालूं? तो मेरे को इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। काइंड ऑफ ए डेफर्ड रेवेन्यू? नहीं, वो रिवर्स हो जाता है साथ साथ। दिस इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। अच्छा, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए? रिपोर्टिंग पर्पस के लिए वो इश्यूज रेवेन्यू एंड रिसीवेबल ना दिखा के कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ओके, बाद में तो इंटेंजिबल करके हम खरीद लेंगे इसको। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टैक्स वालों को लगता है आप रेवेन्यू बुक कर रहे हो, GST दे दो, आउटपुट GST दे दो उनको। नहीं, इस पे आपकी एक्चुअली में तो आउटपुट GST नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि हमारी सर्विस जो आउटपुट सर्विस है वो रेल सर्विस है, विच इज नॉन टैक्सेबल। वो नॉन टैक्सेबल है, तो जो इनपुट आप लेते होगे इसका तो रिफंड भी ले लेते होगे? नहीं, कैपिटलाइज करते हैं ना। कैपिटलाइज करोगे इसको अल्टीमेटली, विद GST आप कैपिटलाइज करोगे, इसका रिफंड नहीं लोगे। ओके ओके। ऐसा है, अगर मेट्रो टिकट, क्योंकि मेट्रो इज ऑल्सो AC कोच, मेन लाइन में AC कोच पे GST है, लेकिन ये मेट्रो में नहीं है। अच्छा, मेट्रो में नहीं है, मेन जो मेन रेलवे है उस पे AC कोच में GST है। अगर इस पे भी GST लगा दें, मेरे हिसाब से कोई कॉस्ट ऑफ टिकट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी इनपुट GST आज की डेट में कैपिटलाइज हो रहा है या PNL को जा रहा है, वो सब क्रेडिट मिल जाएगा। तो आप उतना प्राइस कम कर दोगे, मतलब ये GST काउंसिल को देखने का, क्या करने का। और मेरे ख्याल से GST काउंसिल, दिस इज माय पर्सनल व्यू, वो तो रिफंड खड़ा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, वो जितनी मेट्रोज हैं सक्सेसफुल मेट्रो सारी नॉन BJP स्टेट्स में। अच्छा, नॉन BJP सक्सेसफुल मेट्रोज जो है। ओके, तो डर लगता है शायद GST काउंसिल को। नहीं, अभी दिल्ली मेट्रो आप हो सकता है, अब हो सकता है। हाँ, दिल्ली मेट्रो भी एक सक्सेसफुल मेट्रो है। बट मेरा एक सवाल है, जितने फाइनेंस के लोग हैं उनको, दिल्ली मेट्रो में 50 लाख लोग रोज चलते हैं। अगर ये 50 लाख लोग साल में 1 मिनट देश को देते हैं, तो 6 साल का GDP आना चाहिए और एक्स्ट्रा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। इसका मतलब हमारा जितना टाइम बच रहा है वो हम सिर्फ अपने पर्सनल काम में लगा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम में। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। 1 मिनट भी साल में नहीं दे सकते हम। करेक्ट। आई डोंट नो वेदर माय असम्पशन इज राइट और रॉन्ग, बट कुछ तो बढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जो आपकी इस कॉस्टिंग में है, तो ये जो वे स्ट्रक्चर बनाते हो, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ओवरऑल कितनी परसेंटेज होगी वर्सेस ओवरऑल 10,000 करोड़ में? अकेला ये रास्ता बनाने का जो आपने ये लाइंस लगाई या पटरी लगाई वर्सेस वो कंस्ट्रक्शन करी, उसकी कॉस्ट कितना? सिविल कॉस्ट नॉर्मली 50% होती है और 50% सिस्टम कॉस्ट होती है। सिस्टम कॉस्ट मतलब सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रेन्स एंड ट्रैक।
ओके, ये सब कुछ मिला के 50% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 50-50 ऐसे होता है। तो ये जो मेट्रो है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये तो पहले बनी हुई सीधा असेंबल ही होती है, जो हम देखते हैं कि वो सीधा असेंबल हो रही है। तो वो क्या सिस्टम होता है और कितनी सेफ्टी होती है इसमें? सेफ्टी तो हाईएस्ट है रेलवे के अंदर। आपको जैसे मैंने बोला फेल सेफ करके हमारा वो है मंत्र है, विच इज टू बी यूज्ड। क्वालिटी मटेरियल लगाते हैं, वेंडर अप्रूव ही नहीं होते अगर उनकी क्वालिटी ठीक ना हो तो। बट मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अगर हम रोड्स की बात करें, तो अगर हम हाईवे को एक बार साइड करें, बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं, देखा जाए तो इंडियन रोड्स काफी 6 महीने बाद हर बारिश के बाद टूटी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें भी, एक कॉमन मैन को भी समझ में आता है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है। तो उसकी क्या गारंटी है कि इसमें रेलवे में या मेट्रो में ये क्वालिटी का वो नहीं करा हुआ? तो लेट्स से मेरे को मेट्रो चलानी है, मैं 100 kmph पे अपना सिविल डिजाइन करता हूँ, लेकिन टेस्ट उसे 90 पे करता हूँ। ओके। तो मेरे को अप्रूवल मिलती है 85 पे, मैक्सिमम 85 पे, और सिग्नलिंग वाले उसको 75 कर देते हैं, उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। तो आपने जो 100 kmph के लिए डिजाइन करा था, उस पर रियल टर्म्स में 70-75 स्पीड आती है। तो आप कह रहे हो कि मैंने 25% का क्वेश्चन है मेरे पास, तो इट मींस इट इज मोर सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पूरे सेगमेंट में। होना वो करना पड़ता है ना, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, जब मैं कह रहा हूँ 3 कोच के ट्रेन में 3000 लोग हैं, अगर कल को कुछ होता है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए किसी वजह से, सीधा 3000 लोग जाते हैं। तो इसीलिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट है इसके अंदर। तो जैसे हमने अभी ड्राइवरलेस की बात करी, तो ड्राइवरलेस में आपने कहा कि एक पर्सन तो रहता है, बट सेफ्टी विद ड्राइवर बेटर है या ड्राइवरलेस में ज्यादा बेटर है? ऐसे ड्राइवरलेस वर्ल्ड वाइड जो है सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पे चलती है और कोई नहीं चलती। वर्ल्ड वाइड आप कह रहे हो एयरपोर्ट लाइन पे ही है, बाकी जगह ड्राइवरलेस नहीं चलाते हैं। बट मैनुअल कहीं ना कहीं आप अगर मैनुअल कंट्रोल दे रहे हो तो वो पर्सन ड्रिवन होगी। तो 3000 लोग क्या 1-2 लोगों के पे चल रहे हैं? टेक्नोलॉजी वाइज जो है, आपकी ट्रेन तो सिग्नलिंग सिस्टम संभाल लेगा। हमें दिक्कत जो होती है कि एंट्री एंड एग्जिट जो है वो खराब ना हो जाए। अभी पीछे दिल्ली में हुआ था कि किसी की चुन्नी जो है फंस गई कहीं पर। तो ये जो चीजें हैं, तो वो सेंसर काम नहीं करता? अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया तो उसको कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सिस्टम हैक हो गया एंड ट्रेन रुकनी चाहिए? कई बार होता है सेंसर फेल हो सकता है, सेंसर होता है सब दरवाजे में। अभी उसके लिए सरकार बोलती है, दिल्ली मेट्रो बोलती है कि एक आप सेफ्टी बैरियर और लगाओ। तो फिर वो फ्री जो आपने सेफ्टी वाला बोला कि जो आप अभी बात कर रहे थे कि भाई सेफ्टी भी रिस्क फ्री होती है, करेक्ट? तो फिर वो सेंसर अगर फेल हो जाते हैं तो इजंट, बिकॉज कहीं ना कहीं बीइंग ए कम्यूटर, हम 3000 लोग एक ट्रस्ट फैक्टर पे चल रहे हैं कि जो ट्रेन लेके जा रही है वो मेरे को सही जगह पहुंचा देगी, मैं सेफली पहुंच जाऊंगा, चाहे हम आप एरोप्लेन पे ट्रेवल करो या चाहे बस में ट्रेवल करो। बट बीइंग मेट्रो में इसका कैसे कंट्रोल करा हुआ है कि ये गैप्स ना हो? वो आपकी बात ठीक है, उसके लिए ट्रेन की जो टेस्टिंग हुई है वो उसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। टेस्टिंग होती है सब। बट ऐसे केसेस आपको देखे हैं जिसमें कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो? कैसी? कभी रेयरली। वर्ल्ड वाइड अगर बात वर्ल्ड वाइड रेयरली इस तरह की चीज होती है। तो इससे सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो? क्योंकि जैसे अंडरग्राउंड होता है, उसके अंदर जो सामान लगता है वो सारा फायर रिटेंडेंट होता है, जो है कि भाई अगर इतनी फायर भी लग जाए तो वो गलनी नहीं चाहिए तारें। फैन चलना चाहिए, वरना लोग बाग घुट के मर जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल एसी काम ना करे तो उसका सफोकेशन जो आपने बोला, उस बड़ा दिक्कत होती है उसके अंदर। अगर आग लग जाए, मान लीजिए टनल में किसी वजह से आग लग जाए तो लोग बाग घुट के मर जाएंगे। उसमें फैंस लगे होते हैं जगह जगह पे, जो कि आपका धुआं बाहर फेंकते हैं। अब वो फैंस तक की जो केबलिंग है वो भी सही होनी चाहिए, फायर रिटेंडेंट होनी चाहिए, अदरवाइज वो केबल गल सकती है। केबल गल सकती है फायर में। तो पूरा सिस्टम उस हिसाब से बनाया जाता है। I will say it is the safest mode. That is not a issue. Safest mode of transport. इनफैक्ट कई बार मैं बोलता हूँ कि मेन लाइन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन थिंक
आज की डेट में 2 ट्रेन के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रखते हैं। अगर मूविंग ब्लॉक ऐसी टेक्नोलॉजी ने जो मेट्रो में लगती है और 10 की जगह 5 किलोमीटर भी हो जाए, परहैप्स आवर कैपेसिटी विल डबल्ड जो है। हाँ, ऑब्वियसली वेटिंग टाइम कम हो गया। 60-70% बढ़ सकती है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है। बट इंडियन रेलवे बहुत कॉशियस है उन सब चीजों में। नहीं, जैसे इंडियन रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन पे जा रही है, ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स आ चुके हैं, तो सो व्हाट डू यू थिंक वो एक सही स्टेप है? आपने 7 मेट्रो का देखा है अक्रॉस इंडिया, तो व्हाट डू यू थिंक दैट जो प्राइवेटाइजेशन इंडियन रेलवे हो रही है, इज इट अ राइट स्टेप? और उसका कंट्रोल प्राइसिंग से कैसे होगा? कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन में, चाहे एरोप्लेन है, एयर से जाते हैं, वहाँ टिकट्स का कंट्रोल वो बड़ी डायनेमिक हो चुका है। तो वैसे ही बाय रेल को अगर आपको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो डू यू थिंक ये सही स्टेप है? ऐसा एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, पॉलिटिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चार्ज मोर टू द पैसेंजर्स। इट इज अ सब्सिडाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो मेन ब्रेड अर्नर है वो फ्रेट है। लेकिन उस फ्रेट वाली मालगाड़ी को लास्ट प्रेफरेंस थी पूरे ट्रैक पे, लास्ट में साइड पे रख दिया, साइड पे रख दिया, तो सबसे लास्ट प्रेफरेंस थी। सबसे ज्यादा पैसा रेलवे में पैसेंजर की जगह फ्रेट से बनता है, प्रोडक्ट, ये जो फ्रेट होता है। तो आप फ्रेट 5% बढ़ा दो, ये पैसेंजर फेयर मत बढ़ाओ, तो आप कितनी बार अपने गांव जाएंगे? साल में 2 बार चले जाओगे। हाँ। तो 500-700 रुपया पर पर्सन बचा लोगे। लेकिन फ्रेट 5% बढ़ाया तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, चाहे वो स्टील है, चाहे वो क्योंकि सारे मैक्सिमम चीजें तो डायरेक्ट कॉस्ट है। फ्रेट्स आपके ट्रेन से ही जाती है ना मैक्सिमम चीजें, तो आपके उतने फ्रेट बढ़ जाएगी। तो मंथली बजट विल इंक्रीज मच मोर देन द ट्रेवल दैट विल डू टू आवर विलेजेस जो है। बट ओके, आई कांट चैलेंज दिस थिंग, पॉलिटिकल कमेंट, चाहे वो फ्रीबीज हैं जो भी हैं, तो पैसेंजर्स को हम सब्सिडाइज करते हैं, फ्रेट से पैसा आता है, इसीलिए वो फ्रेट कॉरिडोर अब अलग बनाया जा रहा है कि उसके ऊपर सुपर स्पीड जो है, हाई स्पीड हमारी जो है वो ट्रैक अलग बना रहे हैं ताकि वो हाई स्पीड, उससे कॉस्ट से टाइम सेव होगा। प्लस उससे उस जो नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ साथ स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, क्योंकि फीडर्स बनेंगे, हब्स बनेंगी, फीडर्स बनेंगे जिसमें जाएगा। कंसेप्ट इज गुड कि आप मेन जो है चीजें वो रेल से ट्रांसपोर्ट करो और जो बीच का फीडर है स्मार्ट सिटी है वहां से बाय रोड डिस्ट्रीब्यूट करो। कहीं ना कहीं पोल्यूशन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज से, ऑफ कोर्स, अगर हम इलेक्ट्रिक है तो सब इंजन। बट वन थिंग इंडिया, आई विल से परहैप्स वी आर फेल टू डू इट इज दैट हमने अपनी रिक्वायरमेंट कंसोलिडेट नहीं करी रेलवे में कभी। मतलब दिल्ली मेट्रो ने जब भी करी 300 ट्रेन फेज 1 में, ये वो इसमें चेन्नई ने अलग करी, कलकत्ता ने अलग करी, बट कलेक्टिवली 10 साल में 3000 ट्रेन हमने खरीदी। फिर अगले 10 साल में भी 3,000-3,500 खरीदी। वर्ल्ड में कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास कैपेसिटी 500-600 से ज्यादा की नहीं है। तो अगर हम 3,000 एक साथ ऑर्डर करते तो शायद इंडिया में फैक्ट्रीज अपने आप लगाने आ जाते सब। तो कंसोलिडेट करके अगर एक साथ ऑर्डर देते, कहीं ना कहीं प्राइसिंग में भी फर्क आता। हाँ, ऑटोमेटिक में नहीं मिला। हाँ, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग गैप है, कंसोलिडेशन गैप है। तो आप जब मेट्रो लगाते हो तो जो ये वे ऑफ में आप कंस्ट्रक्शन करते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रीज भी आप कट करते होगे। हाँ, तो उसका क्या प्रोविजन है? मतलब इसके भी आपको राइट्स लेने होते होंगे, और उसका मतलब एनवायरनमेंट के लिए उस एंगल से आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो? तो ऐसा एक ट्री काटोगे तो 6 टाइम्स लगाने पड़ते हैं। मतलब एक ट्री काटते हो तो आप 6 ट्रीज लगाते हो? 6 ट्रीज लगाते हैं प्लांट। बट वो 6 ट्रीज वो उस लेवल के होंगे? नहीं, 2-2.5 मीटर ऊंचे होते हैं, स्पेसिफिकेशन है। ऐसे नहीं छोटे छोटे लगाने हैं, वो लगाने हैं। और फिर 3 साल के ओएनएम के बाद वी हैव टू शो कि ये बड़े मरे नहीं और इनफैक्ट ऊपर और बड़े हैं। तो वो मेंटेन 3 साल तक आपको करना है, 3 साल बाद मेंटेन नहीं करना आपको? फिर अपने आप ऑटो उसमें चलता। बट अगर उसमें कुछ मिस होता है, 6 में से 3 रह गए, 3 नहीं हुए,
तो वो कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करने पड़ते हैं। वो चेंज कर, मतलब 6 कंटिन्यू 3 साल तक रहने चाहिए। 6,000 रहने चाहिए। ओके। 1,000 काटे तो 6,000। इसके अलावा कोई 1,000 ट्री हमें उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट करने हैं, वो काट नहीं, नहीं सकते हम। फॉर एग्जाम्पल से बरगद के पेड़ होते हैं या कुछ पेड़ वैसे हैं जो काटना नहीं है, वो काटना अलाउड नहीं है। तो वो उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल वाइज वो मैनेज है, वो उसके बाद वो ग्रो करता है, मेंटेन होता है। तो जब उसको भी मेंटेन आपको ही करना होता है। हाँ, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है जो करता है हमारे लिए काम। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम जो इम्प्रेशन था वो ये था कि छोटा मोटा कुछ काम होगा, बट 11 पार्टी ने टेंडर लिया। हमने सबको बुला के सबको का प्रेजेंटेशन करो तुम्हारा क्या वो है, क्योंकि मेरे को पता चला ये क्वार्टर जो है दिस विल बी फ्रॉम समवेयर अराउंड 7 to 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ओनली फॉर 1000 ट्रीज, 6000 ट्रीज का लगाने का, 6,000 ट्री लगाना और मेंटेन करना और 1,000 शिफ्ट करना, 1000 शिफ्ट करना, 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। 7-8 करोड़ का है। तो मेरे को ये लगा कि कौन सी कंपनी है जिसके पास इतने मसल्स है, बट वी फाउंड अ गुड कंपनी। The owner is PhD in horticulture and all this thing. So तो मैं सही, इसमें कोई गैप नहीं है एनवायरनमेंट वाइज, वो करना पड़ता है, वो टेक केयर करता है क्योंकि गैप ना आए। या बाकी आपका अगर जो चेनेज है, जो आपका रास्ता है, उसके बीच में अगर कोई जंगल आ गया तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल्स बहुत सारी हैं, प्राइवेट वाली जहाँ नहीं मिलती वहाँ आप कोर्ट में जाके कंपलसरी एक्विजिशन पे जमा करवा के दे सकते हो, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे उन्हीं को मनाना पड़ता है। दिल्ली से खबर भिजवाओ, सीएम ऑफिस से फोन कराओ, जो तो भी वो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी होता होगा, टाइम बहुत जाता है, फिर टाइम जाता है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली जाती है। ऐसे ये प्रोजेक्ट में हम 100% लिखा हुआ है, 100% राइट हो गए, बट कहीं होता नहीं है, तो वी स्टार्टेड एट 94-95%। उसे 100 करने में हमें भी 3 साल लग गए। अच्छा। अब क्या होता है, बीच का एक पोर्शन नहीं है तो आप ना इधर से ट्रेन तो चला नहीं सकते आप, तो बीच की वायरडक्ट गायब हो जाएगी आपकी। तो वो तो आपको इनिशियल फेज पे ही राइट ऑफ वे जो है, वो तो इनिशियल फेज पे ही, जब प्रोजेक्ट डिजाइनिंग स्टेज पे है तभी लेना पड़ता होगा। नहीं, एग्जीक्यूशन पे यानी कि डिजाइन के बाद जब अवार्ड हो जाता है तो 6 महीने मिलते हैं फाइनेंशियल क्लोजर के लिए, प्लस सरकार उसके अंदर राइट ऑफ वे दिलाती है, क्योंकि बिना उसके तो पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं होल्ड हो जाएगा। तो क्या इसके अंदर कोई हाउस होल्ड भी आते हैं कि आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है जो हाउस होल्ड? यहाँ पे हाउस होल्डर वो ज्यादा होते हैं, वहाँ पे अंडरग्राउंड चले जाते हैं पे। अच्छा, तो पर अंडरग्राउंड में भी हाउस होल्ड को इम्पैक्ट तो पड़ेगा? खाली एंट्री एग्जिट है ना, बाहर तो निकला हुआ, बाकी कॉन्कोर्स और नीचे लेवल पे चला जाता है। ओके, तो एंट्री एग्जिट आता है। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती हो जाती है इंटरेस्ट कॉस्ट की। मेरे को 10% पे मिलता है और डेवलपमेंटल फंड गवर्नमेंट को 2 या 3% पे मिलते हैं, तो 7% का डिसएडवांटेज है हमें। तो ये 7% को गवर्नमेंट क्यों नहीं इंटरफीन कर रही? हम उसको खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स आर नॉट वेरी एफिशिएंट। इट्स नॉट एट ब्राइबरी के लिए मैं कह रहा हूँ, इनएफिशिएंट मतलब दे विल पास ऑन ऑल द रिस्क टू द कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, वो कुछ भी उसके अंदर रिस्क ले सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, तो इनएफिशिएंट प्रोग्राम मतलब रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट अगर हो तो वन कैन सेव। तो वो कहीं ना कहीं अगर रिस्क उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है, तो अगर रिस्क मिटिगेट या मैनेज करके चलोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस का इम्पैक्ट भी आएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क ट्रांसफर मत करो। रिस्क की स्ट्रेटेजीज में सबको हमें पता है, अवॉइड, ट्रांसफर, एलोकेट, मिटिगेट एंड सब्स्यूम, ऐसे करके 4 होती हैं। तो ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। तो नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ जो पोर्शन में इनएफिशिएंसी है विच इज दिस इंटरेस्ट, व्हाई कांट गवर्नमेंट गेट इनटू दैट ओनली, कि उसमें आके उसमें आपकी हेल्प करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो आपको 4000 करोड़ दे रही है 10,000 करोड़ के अगेंस्ट में 4000 करोड़ दे रही है। अगर 7%, अगर 500, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप साल का 500 करोड़ सिर्फ उस पे इंटरेस्ट पे दे रहे हो, विच इज एक्चुअली 10% की जगह 3% पे मिला होता, तो आई थिंक आपके 200 करोड़ जाने थे जो रेवेन्यू कम हो जाएगा गवर्नमेंट का। नहीं, बट ये लोन किससे लिया होगा आपने? गवर्नमेंट बैंक से लिया है ना? हाँ, गवर्नमेंट बैंक से लिया, बट दिस इज नॉट डेवलपमेंट लोन, दिस इज कमर्शियल लोन। नहीं, बट फॉर एग्जांपल इसमें आप कह रहे हो कि एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट, बट
अगर गवर्नमेंट को मतलब यू आर फ्री टू टेक फ्रॉम एसबीआई, आईसीआईसी, किसी से भी। हाँ, लेकिन एसबीआई के अलावा कोई देता नहीं। अच्छा। जितने प्राइवेट बैंक है सब बात बड़ी 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 करते हैं, लेकिन दे डोंट डू एट ए कंस्ट्रक्शन फेज। जिस दिन ऑपरेशन में आ जाएगी मेट्रो और उसकी राइडरशिप आ गई, उस दिन एवरीबॉडी विल कम एंड रीफाइनेंस इट एट ए लेसर प्राइस। बट शुरू में nobody does it. It is only SBI which takes this risk. तो इसको कॉस्ट एफिशिएंट नहीं करा जा सकता? जैसे आपने इनिशियली बोला कि जिस सिटी में 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है वहां ही मेट्रो लग सकती है, अगर उससे कम लगाएंगे तो इट मींस कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए नहीं लगाएंगे। अगर मैं आपको इक्विटी बढ़ाता हूँ तो 16% रिटर्न देना पड़ता है, प्लस डिविडेंड टैक्स मेरा। इंटरेस्ट पे लेता हूँ तो 10% का इंटरेस्ट देता हूँ, उसमें से इनकम टैक्स का भी फायदा होता है मेरे को, तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस। ओके, तुम नहीं, बट प्रॉफिट तो टैक्स तो आप दे ही नहीं रहे होगे, टैक्स पे कोई सब्सिडाइज नहीं है इसमें। वो पहले था 3580 इनकम टैक्स में कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर 100% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं और फिर बाद में एज ए बिजनेस लॉस ले जा सकते हैं और मैट वेट कर। नहीं, बट ये तो आपकी एसेट ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की अमोर्टाइजेशन के ऊपर। उसके बाद अभी फिर उस 2 साल पहले वो 115 BA आया, सम वो जो इजी न्यू रिजीम टैक्स असेसमेंट, तो उसके अंदर 25% रेट पे आप करो और नॉर्मल डेप्रिसिएशन चलाओ। Theoretically speaking, the new regime can reduce your tax liability by 20%, 10 to 20% sometimes. बट रिस्क ये है कि राइडरशिप नहीं आई आपकी अगर, तो क्या करोगे? और एक बार न्यू रिजीम में चल गए तो वापस नहीं आ सकते। तो वन इज टू रियली वे कि कब इस डिसीजन को लिया जाए। नहीं, इसमें सब्सिडाइज किस किस टाइप की मिलती है? वन, आपने बोला कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए यू आर गेटिंग 40% फंड, वो तो लायबिलिटी गैप। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा कुछ नहीं मिलता? और प्रोजेक्ट को जब रन कर रहे होते हो तब जीएसटी तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। और अगर हम डायरेक्ट इनकम टैक्स की बात करें तो आपको एज ए नॉर्मल टैक्स कंपनी ट्रीट करा जाता है, या इसमें भी कुछ जैसे नहीं, वो नॉर्मल होता है? नॉर्मल होता है। खाली 3580 था पहले कि इंफ्रा कंपनी जो है पहले साल में 100% मोटराइज कर सकती हैं, लेकिन वो भी न्यू रिजीम में वो खत्म हो गया वो भी। तो आप एक नॉर्मल कंपनी की तरह रन करते हो, तो डोंट यू थिंक कि क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है, एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, कि मेरे कम्यूटर्स अगर वहां जाएंगे, बाय मेट्रो जाएंगे, तो एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, तो डोंट यू थिंक कि उनको सब्सिडाइज करना चाहिए या टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि वो जीएसटी तो है ही नहीं, ऐसे आउटपुट पे तो जीएसटी है नहीं। फेयर इज विदाउट जीएसटी तो नहीं, बट अगर मैं इनकम टैक्स भी वो कर दूंगा तो मैं आई कैन कंट्रोल माई टिकट प्राइस कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपने बोला इसका 17% ROI है, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? ROI आप पोस्ट टैक्स निकालना चाहते हैं, प्री टैक्स निकालना चाहते हैं, डिपेंड करता है ना। मैं प्री टैक्स बात करते हैं पहले, ताकि अज्यूमिंग कि अगर टैक्स 0 होता तो क्या होता फर्स्ट ईयर में, फॉर एग्जाम्पल आप रेवेन्यू कितना करोगे? इनकम टैक्स 0 किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता, किसी कंट्री में नहीं है, किसी जगह भी नहीं है, तो 0 इनकम टैक्स ये सब मिथ। टैक्स के अंदर मेरे ख्याल से द न्यू रिजीम इज क्वाइट ऑप्टिमम, बिकॉज आपका इफेक्टिव टैक्स आपका 20 से 25% के बीच में रहता है उसमें। दैट इज मच मोर अकॉर्डिंग टू मी इज ए। नहीं, चलो मैं इसको दूसरी तरह फ्रेम करता हूँ। आप जब इसको ऑपरेशनल कर दोगे 2026 में, आपके कॉस्ट क्या रहते हैं? रन करने के कॉस्ट क्या है इसके? वो है ना, करेक्ट। तो मैं आपको बेंचमार्क बता सकता हूँ। तो बेंचमार्क इज 29 रुपए पर डे पर किलोमीटर, अगर ऐसे करके हम करेंगे कैलकुलेट। O&M कॉस्ट एक 25 किलोमीटर के सेक्शन के लिए पीपल कॉस्ट है सबसे पहले तो बहुत बड़ी, करीबन 100 करोड़ के करीब आती है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रहेगी, ये 100 करोड़ एक साल का नंबर है। आपको लगेगा इतना नंबर क्यों है? 100 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा है अगर 25 किलोमीटर की बात करें। कई स्टेशन है, हर स्टेशन पे ऑपरेशन के लिए एक स्टेशन मास्टर, तो उसके नीचे 2 या 3 ऑपरेशन के लोग, और 2 और 3 मेंटेनेंस के, 5 लोगों की टीम लगा सकते हैं। मेट्रो 18 घंटे चलती है, तो एक शिफ्ट में सामने हो सकता है, आपको 2 शिफ्ट लेनी पड़ेंगी। बस हाउसकीपिंग वाले कितने?
10-15 हाउसकीपिंग वाले भी लगेंगे, क्लीनिंग एंड रोल के लिए। वो भी 2 शिफ्ट, तो 30, तो 50 लोग एक स्टेशन पे होंगे अप्रोक्सीमेटली। 23 स्टेशन है, 1500 लोग हो गए। मिनिमम बेस से भी जाएंगे आप तो 60-70 करोड़ तो आ ही जाएगा। सी, रेलवे के धंधे में जो क्वांटिटी है दैट क्रिएट्स मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। तो आपने बोला जो एम्प्लॉय पीपल कॉस्ट है वो 100 करोड़ है साल की, बट अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट क्या होगी? ऐसे अगर हमको 15 से 16% IRR चाहिए या NPV चाहिए, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 35-30 साल के ऊपर 50% पैसे अगर नहीं बचेंगे तो कभी आएगी नहीं 15-16%। मतलब 50% प्रॉफिट इंडिविजुअल ईयर्स का अगर टोटल आप मारेंगे तो 40-50% आना चाहिए। 40-50% इंडिविजुअल ईयर में आना चाहिए, तब जाके आप अपनी कैपिटल को रिकवर कर पाओगे। हाँ, 15-16%। तो अगर हम मान के चले, जो आपने कहा पुणे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 लाख कम्यूटर रहेंगे, तो 3 लाख कम्यूटर्स पे क्या रेवेन्यू आएगा? मैं उसको ऐसे उल्टा करके चलते हैं, हम 3000 करोड़ की कैपिटल लगाई है, उस पर 16% अगर हम कह रहे हैं कि आना चाहिए, तो 30 साल में 16%, तो मतलब कितना हो गया आपके ख्याल से? 500% हो जाता है, तो 5 टाइम्स होना चाहिए ना आपका। 16%, ओके, 500% हो गया, तो आप 5 गुना हो गया, मतलब 3000 करोड़ का 15,000 करोड़ बनना चाहिए। 15-20 हजार करोड़ होना चाहिए, 15-20 हजार करोड़ बनना चाहिए, तब इतना है। आप उसे कंपाउंडिंग रेट पे देखेंगे तो ये 40,000। चलो इसको रिवर्स करते हैं। अब 15-20 हजार करोड़ कमाने के लिए 3,000 करोड़ लगा के आपको कितने कम्यूटर चाहिए? मोटा मोटा बात करते हैं कि मेरे 4 से 5 लाख 4 से 5 लाख, बट अगर आप एवरेज 3 लाख का लेके चल रहे हो तो स्टार्टिंग नंबर है, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसकी पुणे की पॉपुलेशन क्या होगी? ऐसा हमें पॉपुलेशन से हम नहीं ले रहे, हम इससे लेते हैं कि हिंजेवाड़ी एक IT हब है। तो पूना से रोज हिंजेवाड़ी में 7.5 लाख व्हीकल एंटर करते हैं। ओनली व्हीकल की बात कर रहे हो? व्हीकल्स की बात, जिसमें बसें हैं, स्कूटी है, सब तरह के हैं। तो इसमें लोग तो मल्टीपल होंगे। हाँ, तो 7.5 लाख अगर व्हीकल घुसते हैं तो 3 लाख इज नॉट ए बैड नंबर। नहीं, बट उसका भी मेरे ख्याल से आपने कोई बैक कैलकुलेशन करा होगा। 7.5 में ये लोग हैं जो बड़ी गाड़ियां या अपनी गाड़ियां लेके चलते हैं, ये लोग हैं जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस कितनी है, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने यूज करते हैं, प्राइवेट कितने यूज करते हैं, कौन मूव होंगे पब्लिक से इसमें, तो वो सब स्टडी करी हुई है हमारी। तो there is a study which DMRC has done, there is a study which PMRD has done, there is a study which other consultants have done, और हमने भी IIT से करवाई हुई है। तो इन ऑल दो स्टडी के हिसाब से एक, आई विल नॉट से पेसिमिस्टिक, आई विल नॉट से ऑप्टिमिस्टिक, एक रियलिस्टिक टाइप ऑफ चीज हमने बना के सोची है कि इतने आने चाहिए। 16% आपने मान के चला है बेस्ड ऑन 4-5 लाख। 16% का मैं इतना कहूंगा, मैं कहूंगा कि हमारी राइडरशिप आनी चाहिए। राइडरशिप आनी चाहिए, 4-5 लाख एवरेज तो बनना चाहिए। और पर्सनली मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं आएगी, जिस मेट्रो की जो हमारी लाइन है उसके 2 स्टेशन इन्फोसिस के गेट के ऊपर हैं। तो इन्फोसिस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कैंपस होगा उनका। विप्रो का एक विप्रो के पास आता है, लास्ट स्टेशन से TCS से सेकंड लास्ट है इज 500 मीटर ओनली। हाई स्ट्रीट में जहाँ पे कमिंग्स वगैरह के IT पार्क है वहां पे एक स्टेशन है। तो जिस मेट्रो के 7 स्टेशन IT पार्क में हो वो चलनी चाहिए ना। मैं प्रॉपर प्लानिंग करके आपने ये समझ के सोच के कराया। ऐसा ये लाइन मेरे CEO ज्यादा अच्छा जानता है कि क्या कैसे हुआ, बट we started the discussion for Hinjewadi and Bandra Kurla for light rail project within that area. Somehow Bandra Kurla तो क्योंकि बॉम्बे में लाइन आ रही थी, मेट्रो आ रही थी, तो वो कैंसिल हो गया। This is converted into metro. I will not say thoughtful था या ये भी था, लेकिन for me this line is a paying line. मेरा डर ये है कि हो सकता है हमें और ट्रेन्स की जरूरत पड़ जाए इन 3 to 4 years अपने। सिटी डेवलप करेगी तो ऑटोमेटिकली
नहीं, जो हमने नंबर्स प्रोजेक्ट करे हुए हैं उसके हिसाब से 45 ट्रेन चाहिए होती हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम। और आप कितने से स्टार्ट कर रहे हो? हम स्टार्ट कर रहे हैं 22-23 से शुरू करेंगे। ओके, तो वो सारी प्लान करी हुई है उस 10,000 करोड़ में, ये इंक्लूडेड है? प्लान प्रोग्रेसिवली दे विल बी टेकन। तो वो हो सकता है हमें पहले करनी पड़ जाए। मेजर मेंटेनेंस आती है इसके अंदर 35 साल में कम से कम 2 या बार तो आए, 3 बार आएगी मेजर मेंटेनेंस। उस पर खर्चा ज्यादा होता है, वैसे ऑपरेशन का खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता। बट वो तो अगर आप कह रहे हो कि 50% प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो तो आपके उसमें से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बट अगर हम वापस आता हूं मैं कि 3 लाख कम्यूटर्स में से कितना रेवेन्यू मोर और लेस बनता होगा अगर डेली 3 लाख कम्यूटर्स? अगर आप 40 रुपए एवरेज पकड़े तो 1.25 करोड़ बैठेगा। 1.25 करोड़ डेली का हो गया। अब वो 500 करोड़ बना। 500 करोड़ बना साल का। तो बट ये तो इतनी तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट चला जाएगा। तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? शुरू के साल में VGF है, सरकार ने फंडिंग देगी ना 2000 करोड़ की, 300 करोड़ की। तो वो जो VGF है वो 50% पूरा नहीं मिलता आपको, और 40% जो है, सॉरी, VGF 4000 करोड़ 20% पहले मिल जाता है, 20 क्वार्टरली फिर O&M में मिलेगा। क्या 20%? 20% है कि VGF 50% पहले मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन। 4000 का 2000 मिल गया, और बाकी 2000 हमें O&M फेज में मिलेगा स्टार्ट होने के बाद। हर क्वार्टर मिलता है, 8 क्वार्टर में मिलेगा हमें जाके वो। बट यही अगर रेवेन्यू, अगर आप 5 लाख कम्यूटर्स पे ले जाएंगे, अगर 40 रुपए पकड़ेंगे तो 2 करोड़ हो गया, तो 60 करोड़ महीने का रेवेन्यू हो गया, और 7.25 करोड़ हो गया रेवेन्यू पूरे साल का। ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, वो 365 से ऊपर चला जाएगा। 365? ऐसा 360 दिन मेट्रो चलती है। ओके। अगर मैं 3 लाख पे बोलूं कि 1 लाख पर डे था, तो 365 करोड़ का हमारा रेवेन्यू है। 1.25 लाख पकड़ू तो 500 करोड़ का है। जैसे ये कम्यूटर बढ़ेंगे, नहीं, अगर 5 लाख कम्यूटर्स होते हैं जो आपने बोला, तो 2 करोड़ पर डे हो गया। 2 करोड़ पर डे का मतलब 7 करोड़ 20 लाख हो गया। 720 करोड़ 720 करोड़ 720 करोड़ हो गया। 720 करोड़ में 500 करोड़ मेरा इंटरेस्ट चला गया। बाकी आपके ऑपरेशनल खर्चे भी होंगे। 100 करोड़ तो ब्रेक इवन हो जाओगे तब आप। ब्रेक इवन हो जाएंगे जब 7 पहुंचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। फेयर इनफ। तो ये तो हमने पूरी मेट्रो की बात करी, तो इसमें भी कुछ और आप हाईलाइट करना चाहोगे मेट्रो में? ऐसे इसमें हमने अभी तक जो रेवेन्यू स्ट्रीम कमर्शियल प्रॉपर्टी लैंड की या ब्रांडिंग की आती है, वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देती है शुरू में। बट वो कितना होना चाहिए जो ब्रांडिंग है? मतलब ब्रांडिंग कहीं ना कहीं हर मेट्रो नॉर्मली 20% से ऊपर नहीं होती है, 15 से 20% होती है। तो कई जगहों पे जहाँ बहुत ही कम राइडरशिप है, वहाँ पे 40-50% भी हो जाती है। बट बेंचमार्क के हिसाब से मेरे हिसाब से मैक्सिमम 20%, नहीं तो 10-15% लेनी चाहिए। तो जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कहीं ना कहीं ये कम्यूटर से जो फेयर आ रहा है वही है। 20% आप, बट जो आपने कहा मॉल बना सकते हो, वो बना सकते हो, उससे भी कहीं ना कहीं वो 20% के साथ ही इंक्लूडेड है। तो वेरी जोकिंगली आई कैन टेल यू, गुड़गांव के अंदर शायद अगर मेट्रो आए तो नॉन फेयर बॉक्स विल बी मोर देन द फेयर। करेक्ट। परहैप्स। नहीं, गुड़गांव में जो मेट्रो है, आप पूरे मेट्रो किसी ना किसी कंपनी के ब्रांडिंग, ओवरऑल ब्रांडिंग करी हुई है। अगर ब्रांड मिल जाए कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए तो उसमें ज्यादा पैसे बच जाएंगे। ज्यादा पैसे बन जाएंगे। हो सकता है नॉन फेयर बॉक्स इज मोर देन फेयर बॉक्स। करेक्ट है। बट आई डोंट नो, मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं करी है, कुछ नहीं करी, आई एम जस्ट गट फीलिंग में बोल रहा हूँ। नहीं, जो ये मान लो जो मॉल आप बनाते हो उसमें मेट्रो के उसमें एरिया में, स्टेशन में, तो इसका रेंट 100% उसी कंपनी को आता है, क्योंकि आपके पास राइट्स तो होते नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है वो में ही आता है, वो आपको ही आता है, वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है ना, एस्क्रो अकाउंट। बट वो कहीं ना कहीं वो आपके ही P&L में हिट करता है। हाँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि वी हैव टू शो अस डिफरेंट सेगमेंट्स। फेयर बॉक्स एक, नॉन फेयर बॉक्स दूसरा बनाना पड़ता है, क्योंकि नॉन फेयर बॉक्स पे GST आता है। अच्छा, जो ये रेंटल है इस पे GST आता है? इस पे GST आता है, तो मेरे को इसको इनपुट कॉस्ट भी अलग निकालनी है इसकी, तो वो आपको अलग से एग्जेम्प्टेड और उसकी अलग निकालनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा झगड़ा है ये। अब पिलर खड़ा है, एडवर्टाइजमेंट में कितना डालूं और फेयर में कितना डालूं, तो वो बड़ा सब्जेक्ट, मतलब बड़ा मुश्किल है उसको करना। तो वो एक जजमेंट करवाना पड़ेगा, सर्वे उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। इसमें और भी बड़े सारी चीजें हैं। आपका प्राइस जो है वो लमसम है, which includes lot of obligations।
आपको ऑब्लिगेशन अलग करनी पड़ेगी सारी। इट्स एम्बेडेड डेरिवेटिव। नहीं लमसम मतलब आपके पास एक ही प्राइस है ना, बाकी कैश फ्लोज है। हाँ हाँ। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। फॉर मी प्राइस शेड्यूल डजंट मैटर, इट्स अ पेमेंट शेड्यूल विच मैटर्स। हम्म। तो मेरे पास माइलस्टोन्स पेमेंट बेस है। जो वीजीएफ की बात कर रहे हो आप? नहीं, टोटल ओवरऑल काम करने के। नहीं, काम करने के पैसे तो या तो आप लोन ले रहे हो या मैं दूंगा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को कैसे दूंगा पैसे? अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे जो हैं वो माइलस्टोन माइलस्टोन पे बेसिस पे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा प्राइस का प्राइस जो है वो मेरा जो सप्लायर्स के साथ है वो एम्बेडेड है, फिक्स है। डेरिवेटिव है। उसके अंदर परचेज ऑब्लिगेशन के अलावा फॉरेक्स ऑब्लिगेशन, अदर रिस्क, मेंटेनेंस, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इसका ही कहीं ना कहीं, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट वाइज मेरा ये थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट वाइज एयर पोल्यूशन को भी कम कर रहा है मेट्रो। पहले तो वो सही है कि नहीं? बिल्कुल करता है। बिल्कुल करता है। तो फिर जब जो एरियाज, इसमें दो क्वेश्चन है। 1 करोड़ से कम अगर पॉपुलेशन है तो वहां लगाने के लिए क्या करना चाहिए? एक चार्ट आता है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो छोटी जगहों के लिए ट्राम एंड लाइट रेल सिस्टम होता है, ट्राम सिस्टम टाइप होता है जो चलता है। वो कहीं है इंडिया में? कोलकाता में है वो शुरू? हमने नहीं लगाया किसी ने। तो किसी मतलब, बट अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है वो क्या? नहीं, सक्सेसफुल तो वर्ल्ड वाइड बहुत है। हिंदुस्तान में श्रीधरन ने एक सफल मॉडल दे दिया मेट्रो का, तो इट्स अ फैंसी वर्ड विद एवरी चीफ मिनिस्टर। अब जयपुर में 6 किलोमीटर की लाइन लगाई हुई है एक, कभी पे ही नहीं करेगी वो लाइन जो है। उसके नाम लाइट रेल लगा लेते हैं, ट्राम लगा लेते ट्राम लगा लेते हैं। हैं, लेकिन वो नहीं करा। तो ये फैंसी वर्ड होता जा रहा है। नागपुर में लगाई है हमने, वो नहीं चलती। लखनऊ नहीं चलती। तो ये सब एक्टिव हो चुकी है, नागपुर लखनऊ? हाँ, सब कमीशन है, खाली चलती है। लखनऊ तो मैंने पर्सनली कहीं 3-4 बार नहीं, क्या कम्यूटर्स नहीं है? अब लोग चढ़ते ही नहीं है। ऐसा क्यों? शान है, हम अपनी गाड़ी में गए थे। लखनऊ के अंदर तो सारे नवाब है वैसे भी। अच्छा, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि वहां पे लोग कैसे कम्यूटर्स हैं भी या नहीं है। अब पूना के अंदर कंप्यूटर्स शुरू में कम थे, पहले हफ्ते बहुत आते हैं क्योंकि वो सबको देखनी होती है, फिर कम हो जाते हैं। तो वेरी नाइस थिंग्स व्हिच स्टार्टेड विद दैट। तो बट ये तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ये तो फिर ऐसा इसमें 2-3 चीजें होती है। तो होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इनिशियल स्टेज में आपके घर से स्टेशन विद इन 1 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर के रेंज में नहीं होता, ज्यादा होता है। अगर मैंने घर से स्कूटी या गाड़ी निकाल ली, स्टेशन पे पार्क करने के बजाय मैं सीधा ही चला जाऊंगा, स्टेशन पार्क नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक छोटे शहर में कम होता है, इतना नहीं होता वर्सेस मेट्रो सिटीज में। तो वो कह रहा है यार 15 मिनट लगने हैं तो मैं पहले गाड़ी निकाल लूं, गाड़ी रखूं, फिर मैं जाऊं, फिर वहां पे भी मेरे को आगे हाँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, आप कह रहे हो। हाँ, तो वो पीएम यानी कि जो म्यूनिसपैलिटी है उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे। तो ये सोच के नहीं करते इतने? अगर 10,000 करोड़ का 25 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है तो सोच के रखते हैं। ऐसा देयर इज ए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बट देयर इज ए फेमस सेंटेंस व्हिच आई ऑलवेज यूज, commitment at leadership level is there, but implementation at ground zero is zero। तो हम बातें सब करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। नहीं, बट अगर लास्ट माइल नहीं दी जाएगी तो मेरे को नहीं लगता कोई उसका यूजेस होगा। नहीं, वो मिलेगी, पहले से प्लानिंग नहीं है, लास्ट में अडॉक होएगा, लेकिन होएगी वो। तो दूसरा, आपके जो कम्यूटर्स हैं उनको आप कितनी फैसिलिटी देना चाहते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अब मेरे पास आईटी क्राउड आएगा, आई एम अज्यूमिंग दैट इस लाइन पे मैक्सिमम आईटी क्राउड आएगा अगर आपने आईटी कंपनीज में लगाई हैं। तो अगर आईटी क्राउड है तो आई वांट टू गिव वाईफाई इन द ट्रेन आल्सो, बाय ओनली एट स्टेशन, ओपन वाईफाई, वेरी नाइस। क्योंकि उनको चाहिए। हाँ, फिर उनको वो सबके सब अंदर ही बैठे रहते हो तो क्लस्टर फोबिया कई बार होता है, तो हमने डोर के ऊपर शीशा 80% कर दिया, जो 20% होता था उसको 80% कर दिया कि बाहर की दुनिया देखो। बाहर की दुनिया में देखें कि कुछ लाइटिंग सिस्टम ठीक करा,
अंदर जो टीवी है उसके अंदर फुटबॉल मैच भी दिखा सकते हैं हम, दैट इज प्रोविजन इज आल्सो वी आर मेकिंग। वेरी नाइस। फिर जैसे फॉरेन में होता है पर्च सीट्स वगैरह होती हैं साइड में लगी हुई, वैसी सीट भी हम सोच रहे हैं लगाने की, पर्च सीट। सो वी आर मेकिंग दिस मेट्रो मोर ट्यून टू दी। मतलब एक्सपीरियंस देना चाहते हो, साथ में आप कम्यूटर्स को एक्सपीरियंस देना चाह रहे हो, वाईफाई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देके। तो वर्ल्ड वाइड भी ये फैसिलिटीज हैं या इससे कई बेटर है? जगह है कई जगह नहीं है। ओके ओके। बेटर कुछ नहीं है सर, क्योंकि यूरोप के अंदर सारी मेट्रो पुरानी है, हाँ हाँ। नई कोई नहीं है। यूएस में होती ही नहीं, वहाँ तो प्लेन यूज करते हैं या रोड यूज करते हैं, ट्रेन होती नहीं इतनी। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो डेवलपिंग राइट नाउ। अफ्रीका में कुछ था ही नहीं। एशिया में भी अभी शुरू हुई है, खाली बैंकॉक वगैरह की तरफ थी, बट दे वर ऑल ओल्ड। तो अभी कितने इंडिया में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रनिंग में है, जो कि कम्यूटर्स यूज कर रहे हैं, और कितने अभी इन टोटल प्रोसेस 16 है मेट्रो है, क्योंकि जितने भी मेट्रो का सीईओ होते हैं दे आर कॉल्ड एमआरए, मेट्रो रेल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। तो इट्स अ क्लब ऑफ 16 पीपल 16 पीपल। एट दिस। और कितनी चल रही होंगी मोर और लेस, कितनी सीटें? 10-11 चल रही हैं, अंडर ऑपरेशन है। ओके। तो जो बेसिकली छोटे शहर में या फिर फॉर एग्जांपल जो कम्यूट 50 लाख से 1 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर बात करें, तो क्या वहां पे मेट्रो होना चाहिए, या कहाँ, क्या वहां पे देयर इज अनदर मोड जो आपने बोला ट्रैम लगा सकते हैं? ऐसा डिपेंड करता है म्यूनिसपैलिटी पे या टाउन प्लानर्स पे कि वो क्या करना चाहते हैं। अब न्यू बॉम्बे अगर आप देखिए तो टाउन प्लानर्स हैज प्लेड विद द बिल्डर्स। फर्स्ट फेज खारगढ़ टू तलोजा, जहाँ कोई रहता नहीं, रहते हैं वाशी की तरफ, ट्रेन लगाइए उल्टा। तो ये क्यों प्लानिंग में ये ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, वो डेवलपमेंट होना है ना तलोजा का, वो तो इसलिए वहां लगाई गई है कि वहां लोग जाए कि हमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। वाशी से तो आ ही रहे हैं। तो वो लोग वहां मूव करना चाहते हैं, भाई तुम यहाँ आओ। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मेट्रो आप गोल्फ कोर्स रोड से टुवर्ड्स सोना लगाओ, नॉट टुवर्ड्स एयरपोर्ट। उल्टा। क्योंकि आपको बेचनी है लैंड अब वहां की, तो वहां मेट्रो दिखा सकते हो ना, और यूटिलिटी के भी झगड़े कम है, सीधे ही बन जाएगी। तो नहीं, कहीं ना कहीं तो ये फिर मतलब सेल्फ बेनिफिट देखा जा रहा है वर्सेस पता एज ए कम्युनिटी होल। आई कांट सी टेल दिस थिंग कॉन्क्रीटली बिकॉज दीज आर ऑल पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे, मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देखो बस ऐसा है, डिस्कशन तब तक करना चाहिए जब तक डिसीजन ना, दिन डिसीजन हो गया उस दिन यस सर बोलना होता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। दिस इज अ सिंपल थ्योरी विच वी हैव टू फॉलो। हम देश में हमारे यहाँ उल्टा होता है, जब तक डिसीजन नहीं होता कोई बात नहीं करता, डिसीजन होने के बाद जब अनाउंसमेंट होती है तो एवरीबॉडी टेल्स इसमें क्या गड़बड़ है। पहले कर लेना चाहिए वो डिस्कशन। तो अगर मान लो कुछ मेट्रो नहीं चलती, जैसे आपने बोला लखनऊ में, तो उनकी तो एवरी ईयर देयर इज अ लॉस, या तो फिर उसको क्या बंद करने का प्लान होता है कि भाई सरकार की हो तो क्या फर्क पड़ गया। तो कहीं ना कहीं सरकार का लॉस जाएगा तो पब्लिक के पास ही, पब्लिक की खजाने में से लिया जाएगा वो, बट वो फैक्ट है कि वो चलती रहती हैं। ओके। तो मैं ट्रेन पे आना चाहूंगा, ट्रेन के रिगार्डिंग कि जो ये ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, तो इससे लगता है आपको कि जो प्राइसिंग है वो कंट्रोल्ड ही रहेगी? कौन सी प्राइवेटाइजेशन, मेट्रो में या मेन लाइन पे कोई प्राइवेटाइजेशन? नहीं, मेनलैंड में कुछ अभी कंपनीज आ रही हैं, जैसे अदानी ने कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं, कुछ ट्रेन बनाने का, या कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अच्छा, वो ट्रेन बनाने के पहले भी कुछ कुछ कंपनियां थी जो बाहर बनाती थी। तो इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बिगेस्ट प्रोड्यूसर होगा रेलवे आइटम्स का। डीएलडब्ल्यू सीएलडब्ल्यू मिला के 500 इंजन बना देते ये लोकोमोटिव्स, 3000 से ऊपर कार्स बना देते। सो दे हैव अ ह्यूज रिक्वायरमेंट एंड ह्यूज कैपेसिटी। तो बाहर तभी जाते थे ये टेक्नोलॉजी आइटम के लिए या फिर कैपेसिटी फुल होता, तो पहले भी था ये। तो जो इंपोर्ट की आप बात कर रहे हो कि इंडिया में बन रहा है,
तो मेट्रो केस में कितनी मतलब अमाउंट बाहर जा रहा है कि आप इंपोर्ट करनी पड़ती है कुछ चीजें? देखो सिविल सब लोकलाइज हो गया, हम्म 50% कॉस्ट। ट्रेन लोकलाइज हो गई, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। हम्म। सिग्नलिंग बाहर से आती है। इलेक्ट्रिफिकेशन तो क्या वो इंडिया में नहीं बन सकती सिग्नलिंग? नहीं, पूरे वर्ल्ड में है ही 3-4 सप्लायर, सब बाहर किया गया है। फिर डर लगता है 180 सेकंड के हेडवे पे वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। नहीं वो तो बिल्कुल, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। अब देखिए, नॉट दैट आई बिलोंग टू सीमेंस, बट मुंबई के अंदर विरार से लेके आगे तक पिछले 25 साल में, 25-30 साल हो गए होंगे, देयर इज नॉट ए सिंगल एक्सीडेंट इन दैट एरिया। जबकि वहां पे उसी लाइन पे मेल लाइन, गुड्स ट्रेन, लोकल ट्रेन सब चलती हैं। ओके। देयर इज नॉट ए सिंगल एक्सीडेंट इन लास्ट 30 साल जब से ये चल रही है। क्योंकि सीमेंस ने वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम AWS है वो लगा। तो वो भी सीमेंस का ही प्रोजेक्ट था मुंबई वाला? हाँ, मुंबई वाला हमने लगा के दिया। अभी भी वो पीपीपी नहीं था? नहीं, वो तो पीपीपी जो है, ट्रिपल पीपीपी, वो मेट्रो में ही आया है अभी। मेट्रो में ही आया, बट मेट्रो में कितने प्रोजेक्ट पीपीपी पे चल रहे हैं? तीसरा है हमारा। नहीं, तीसरा ये आप ही के पास है? पहले 2, एक L&T ने करा, एक रिलायंस ने करा। रिलायंस वाला उसने वापस कर दिया, झगड़ा चल रहा है DMRC से। हैदराबाद वाला L&T इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, तीसरा हमारा है। तो ये रिस्की प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं, अगर ब्लीडिंग आप वर्ड यूज कर रहे हो तो। राइडरशिप नहीं आएगी तो ब्लीडिंग है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है। तो ये मेट्रो विद इन सेम सिटी चलता है, तो इज इट पॉसिबल कि उसको 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर को कनेक्टिविटी, पहली बात है, हो भी सकती है या नहीं हो सकती? करनी नहीं चाहिए। अच्छा, वो लोकल ट्रेन का काम। ओके। तो बट ऐसा क्यों, क्या कॉस्ट ज्यादा है इसलिए कह रहे हो, या वो बेटर है? सिस्टम फर्क है। आप 200 किलोमीटर दूर जाने के लिए आप 120 सेकंड का हेडवे नहीं रखेंगे ना। तो आपका सिग्नलिंग उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो बहुत फर्क आ जाएगा। पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आप कह रहे हो कि। अब जैसे हाई स्पीड हमने, इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट समवेयर मेरे को कई बार लगता है कि ये प्रोजेक्ट लगा के इसकी रिकवरी कैसे होगी 70,000 करोड़ की। जो हाई स्पीड ट्रेन की 70,000 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, टिकट जो है ऑलमोस्ट, ट्रेन टिकट विल बी इक्वल टू द ट्रेन प्लेन प्राइस। रिकवरी कैसे करेंगे उसकी हम? तो कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट या उससे कुछ कवर होगा, या तब भी आपको लगता है कवर नहीं कर पाएंगे? पता नहीं, आज की डेट में तो मुझे लगता है कि काफी लंबा पीरियड जाएगा उसको रिकवर करने में। क्योंकि इंडिया में हमारे पास एक चीज और भी है, अगर मेरे को सेम पैसे खर्च करने हैं तो मैं फ्लाइट से क्यों ना जाऊं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आजकल भी कई ट्रेन में होता है कि ट्रेन और उसमें प्राइस में 500,000 का फर्क है, तो मैं प्लेन में क्यों ना जाऊं। स्टेटस सिंबल है। टाटा के अंदर हमारी नैनो गाड़ी पिटी इसीलिए क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया। सस्ती कार, सस्ती कार। लोगों को लेके लगता था बाइक लेना ज्यादा अच्छा था इससे, तो क्योंकि लोग कहते सस्ती गाड़ी ली है तुम। सस्ती गाड़ी ली है। हाँ, इंडिया में सस्ता कह के कम बिकता है इनफैक्ट, मतलब स्टेटस सिंबल साथ में ऐड हो गया है। तो सही, ये आलोक जी हमने बात करी ओवरऑल मेट्रो के बारे में। थैंक यू सो मच कि आपने पूरा मेट्रो का हमें, मतलब इतनी नॉलेज हमें, मेरे ख्याल से किसी भी ऑडियंस को नहीं होगी। मेरे लिए भी एक बड़ी नई चीज थी कि मेट्रो को पूरा फाइनेंशियली और ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज समझना। मैं लास्ट डिस्कस करना चाहूंगा, आपने 36 ईयर्स एक ही कंपनी को दिए हैं विच इज सीमेंस, और 36 ईयर्स में आपने 16 साल में CFO की जर्नी अचीव कर ली थी। तो ये मतलब कैसे आपने, आपकी जर्नी कैसे रही और ये कैसे अचीव करा आपने? जो काम दिया चुपचाप एक्सेप्ट किया और कर लिया। वो जो काम दिया वो चुपचाप कर लिया। आपने बोला कि आपने काफी सिटीज भी मूव करी हैं। हाँ, मेरे को लगता है मेरे पास 2 क्वालिफिकेशन थी जाए जिसकी वजह से ये हुआ। फर्स्ट वन ओनरशिप थी, जहां बोला वहां जाके ओन करके आई गिवन द रिजल्ट। तो आपको कभी नहीं लगा कि ओनली बिकॉज जिस CFO लेवल तक आप पहुंचे हो,
नॉर्मली देखते हैं हम कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए एमबीए फाइनेंस ही आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो। आपको ड्यूरिंग द जर्नी जब आपने स्टार्ट करी तब आपको कभी नहीं फील हुआ कि मेरे को कुछ ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ सीए साथ में करना चाहिए? शुरू करा था लेकिन कर नहीं पाया। बट मैं आज भी सुबह 4:30 से 7:30 स्टडी करता आप स्टडी करते हैं? हूँ। नॉलेज इज अ बकेट विच हैज अ होल इन द बॉटम। In 3 years time this bucket will be empty, and after 3 years you cannot refill, you have to refill every year। मैं करता हूँ। ओके। अब मैं इस प्रोजेक्ट में जब आया था पीपीपी में, I still have 60 documents I have downloaded from net or some other places I have taken। I have read all those 60, made my strategy what is to be done, only then I came to this project। तो मतलब साथ साथ आप लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैंने एक तरीका जो सोच निकाला वो अटैचमेंट विद द बी स्कूल्स। ओके। वहां जाओगे तो बच्चों के सामने लेटेस्ट होके बोलना पड़ेगा, चाहे मोटिवेशनल लेक्चर देना हो। तो दैट हैज आल्सो फोर्स्ड मी टू, बट लर्निंग बंद नहीं करनी चाहिए। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल फाइनेंस गाय, लर्निंग मत बंद करो। आप टॉप 3 क्या मतलब टॉप 3 क्या पॉइंट्स बोलना चाहोगे कि बीइंग ए यंगस्टर कोई भी पर्सन इन 3 चीजों का ध्यान दे टू ग्रो फास्टर और यू नो टू गेट मोर आउट ऑफ आवरसेल्फ? मैं हाउ क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो मेरी रेसिपी है, मुझे पता नहीं किसी पे चलेगी नहीं चलेगी। एवरीबडी हैज टू फाइंड हिज ओन रेसिपी। धोनी तेंदुलकर कॉपी बन के दे नहीं बना, वो अपने मास्टर, अपने मास्टर। एवरीबडी हैज टू फाइंड देयर ओन मास्टर। अपने आप निकालो अंदर से कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है या सही है। सिर्फ इतनी मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ, हम सबके पास 1000 रीजन होते हैं ना काम करने के, लेकिन एक भी आइडिया नहीं होता करने का। ये एटीट्यूड जिस दिन चेंज हो जाएगा उस दिन एवरीथिंग विल बी फाइन। और उसमें फाइनेंस नॉन फाइनेंस की कोई बात नहीं। आप किसी से पूछो, ये विल गिव यू 10,000 रीजंस कि ये काम क्यों नहीं हुआ या इसमें ये इशू आया। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात कही है आपने कि हम एक्सक्यूजेस अपने सराउंडिंग एक्सक्यूजेस बना लेते हैं काम ना होने के, उसको करने का वो नहीं होता। हाँ। तो मैंने एक बार किसी एक मोटिवेशनल लीडर से एक सेंटेंस सुना था जो मैंने समझ लिया कि ये जरूरी है। तुम्हारे यहाँ एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। उसने कैसे चेंज कर दो, कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। खोना नहीं होता है, करना होता है। जिस दिन ये सीख लोगे उस दिन सब हो जाएगा। करेक्ट। और बाकी बॉस ऐसा है, आप किसी बच्चे से पूछो बड़ा होके क्या बनेगा, सब प्रोफेशन के नाम ले लेंगे। मैं आपसे पूछूं आपके बच्चों को क्या बनाओगे, आप सबके नाम ले लोगे। कोई बोलता है सेल्समैन बनेगा, नहीं। रियलिटी क्या है, किसी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम। सही बात है। तो वी ऑल आर सेल्समैन। हाँ बिल्कुल। बट बाय चॉइस नहीं है, बाय कंपल्शन है। और सेल्समैन को एक ही चीज आती है, वो ना कम्युनिकेशन है ना प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं है। उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग स्किल। इफ यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स ओनली देन यू कैन सेल। करेक्ट। और वो कैसे लाना है ये आपको सोचना है। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आपने एक ही कंपनी में 36 इयर्स लाइफ, मतलब आपने जिस कंपनी में ज्वाइन करा था आज भी आप वहीं हैं, तो आपको लगा नहीं कभी कि यार मेरे को चेंज करना चाहिए, मैं बेटर ग्रो कर सकता हूँ? बहुत ऐसा है, जितने मैंने डिपार्टमेंट काम किया, फंक्शंस में काम किया, मुझे नहीं लगता मैं चेंज करता तो इतना अपॉर्चुनिटी मिलती। तो कंपनी ने हर 2 साल में चेंज किया। मैं ये सोचता रहा कि शायद मैं इतना बड़ा नट हूं कि नो बॉस कैन मी अफोर्ड मी फॉर मोर देन 2 years। मेरे को कभी इसलिए मैं तो इतने ट्रांसफर्स और इतनी वैरायटी के बाद मुझे लगा नहीं कि मेरे को कोई चेंज करना चाहिए। क्योंकि इतना एक्सपोजर कोई नहीं देता मेरे को। नहीं, डेफिनेटली सीमेंस जैसी कंपनी ने आपको 16 इयर्स में अगर सीएफओ बनाया तो डेफिनेटली आपको कंपनी से तो काफी कुछ मिला है। तो फाइनेंशियली ग्रोथ वाइज भी कंपनी ने आपका ध्यान रखा है कि एवरी ईयर यू आर गेटिंग दैट मच, की नहीं तो अगर आप कहीं और जाते
तो मेरे को इंक्रीमेंटल ज़्यादा मिलता है कहीं ना कहीं जब मैं जंप करता हूँ, तो उस चीज़ का कंपनी ने आपका ध्यान रखा है? देख बहुत ऐसा है, पैसे तनख्वाह जितनी मिलती है वो कम होती है, एक महीने अच्छी लगती है, अगले महीने से कम पड़ जाती है। तो एक कहावत होती थी किसी जमाने में, नौकरी ना करी क्योंकि इसमें वो तन खा, तो तन खाने वाली होती है। बट आई कैन टेल यू, मेरे को कंपनी सीमेंस ने जितनी सैलरी दी मेरे से महीने में खर्च नहीं होती। तो बाकी अंत किसी चीज का नहीं है। 500 रुपए के नोट के भी दाल चावल में डाल के खाऊंगा तो अगले दिन बारी निकाल आऊंगा यहाँ से लेके कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं, फेयर इनफ। नहीं, थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच। मतलब आज आपके 36 इयर्स के एक्सपीरियंस और खास तौर पे ये मेट्रो का जो आपने पूरा डिटेल में बताया, इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन, ऑफ अस, और इनफैक्ट ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट, इट्स अ ऑनर फॉर मी। थैंक यू सर। थैंक यू।